लोगों को जो वंग भस्म है उसके बारे में मैं बताने के लिए आया हूँ। वंग भस्म का प्रयोग और उसका क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस क्या क्या है वह मैं आप लोगों से शेयर करने के लिए आया हूँ। और मेरा लेक्चर आप लोगों को बहुत ज़्यादा उपयोगी पड़ेगा, यही कामना से मैं आप लोगों को वंग भस्म के बारे में बताने के लिए आया हूँ। तो वंग भस्म जो है ना, ये आयुर्वेद का बहुत ही अच्छा दवाई है। वंग भस्म का प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो यह नपुंसकता के लिए बहुत अच्छा होता है, मेल इनफर्टिलिटी के लिए। जैसे पेशेंट लोग हमारे प्रैक्टिस में आते हैं जिनको ना ये होता है कि शुक्र क्षय बहुत ज़्यादा हुआ रहता है, या फिर उनको ना ये रहता है कि इरेक्शन का प्रॉब्लम रहता है, ध्वज भंग जो बोलते हैं वह प्रॉब्लम रहता है, धातु क्षीणता रहती है, उन लोगों को ना क्लिबता रहती है। फिर उनको ऐसा लगता है कि अब क्या है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, ऐसे चार पुरुषार्थ बताए हैं। धर्म हो गया, अर्थ हो गया, फिर इंसान को ना काम करना पड़ता है। ऐसे ही त्रैष्णनीय अध्याय में भी बताया है कि अ, यह इस दुनिया में भी आने के लिए उसको प्राण की इच्छा, मतलब प्राण की इच्छा करनी चाहिए। दूसरा है कि धन याचना करना चाहिए। फिर उसके बाद में परलोक याचना, चरक संहिता में भी ये बताया है। लेकिन उन्होंने जो प्राण याचना है, मतलब अपने शरीर को अच्छा रखने की लिए जो भी कर्तव्य है वह करना जरूरी होता है। तो क्या होता है कि हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो उनको काम इच्छा ही नहीं होती है, या काम इच्छा हो रही है लेकिन शुक्र धातु का बहुत ज्यादा क्षय हो गया है, तो वह ऐसे बहुत परेशान रहते हैं पेशेंट। उसमें यह जो दवाई है वृक्ष दवाई है, तुरंत ही शुक्र का उत्पादन करती है, शुक्र बनाने स्पर्मेटोजेनेसिस का कार्य करती है। अब मैं वंग भस्म का पहले मैं इसका क्या क्या कार्य है वह मैं बताऊंगा। उसके बाद में विविध अनुपानों से इसका क्या प्रयोग है वो बताऊंगा। फिर उसके बाद में मैंने अपने गुरु लोगों से क्या क्या सीखा है वह मैं बताऊंगा। उसके बाद में और इसका क्या उपयोग हो सकता है अलग अलग व्याधियों में वो मैं बताऊंगा। तो यह वंग भस्म जो है ना, वंग भस्म जो है वो प्रमेह रोग में बहुत अच्छा काम करता है। प्रमेह रोगों में धातुओं की शिथिलता हो गई रहती है, क्लेद बहुत ज्यादा बना हुआ रहता है, और धात्वग्नि मंद रहता है, और शुक्र का क्षय बहुत रहता है। जलीय धातु जितने हैं, मांस धातु हो गया, मेद धातु हो गया, रस रक्त लसिका ओज शुक्र, यह सबका ना बहुत क्षय हुआ रहता है। 10 दुष्य बताए हैं प्रमेय में। उनकी क्षीणता रहती है, धातुओं की क्षीणता रहती है, बहुमूत्रता की जो प्रॉब्लम रहती है जिसको हम पॉलीयूरिया बोलते हैं, उसमें भी वंग भस्म का बहुत ज्यादा काम होता है। कैसे काम होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिर क्या होता है कि वीर स्त्राव बहुत ज्यादा होता है। फिर बच्चे जो रहते हैं वो रात को सोते हैं और रात को सोते सोते उनको स्वप्न दोष हो जाता है, नाइटफॉल हो जाता है सोते सोते, तो उसमें भी वंग भस्म का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। उसके बाद में शीघ्र पतन, मतलब क्या होता है कि जैसे इरेक्शन हुआ 2 मिनट में ही निकल जाता है, कभी कभी बिना इरेक्शन के ही निकल जाता है, जिसको हम शीघ्र पतन बोलते हैं। वो प्रॉब्लम में भी वंग भस्म का बहुत ज्यादा उपयोग रहता है। फिर नपुंसकता जब रहती है उसमें भी वंग भस्म का बहुत ज्यादा उपयोग रहता है। फिर इसके साथ में शुक्र को तो बढ़ाता ही है, उसके साथ में काश व्याधि जो रहता है, जो छतज काश रहता है, क्षयज काश रहता है, उसमें वंग भस्म का प्रयोग बहुत अच्छा होता है। कैसे होता है मैं आगे बता रहा हूँ। फिर श्वास व्याधि में अच्छा होता है, रक्त पित्त व्याधि में बहुत अच्छा होता है, पांडु रोग में अच्छा होता है, कृमि रोग में अच्छा होता है, मंदाग्नि में अच्छा होता है, क्षय रोग में अच्छा होता है, यह सभी को दूर कर देता है। तो वंग भस्म जो रहता है ना, उत्तम प्रकार का दीपन और पाचन द्रव्य है, मतलब अग्नि को प्रदीप्त करता है और आम का पचन करता है। फिर रुचिकर, रुचि को उत्पन्न करता है। फिर बल वीर्य वर्धक रहता है, और वातज्ञ है, वात का शमन करता है। और अगर ज्यादा मात्रा में दे दिया जाए तो यह ना पित्त कारक भी है। इसको मतलब हमें यूज करना है तो युक्ति पूर्वक करना है। अगर वंगमस में शरीर में ज्यादा जा रहा है तो पित्त को बढ़ा देता है। फिर यह स्त्रियों में, फीमेल्स में क्या करता है कि गर्भाशय के जितने भी दोष रहते हैं उसको ये दूर कर देता है। अत्यार्तव अगर ज्यादा हो रहा है, अत्यार्तव का प्रॉब्लम है, कष्टार्तव है, फिर वंध्यत्व, उसको दूर करने के लिए उत्तम दवाई है। कैसे काम करता है वो मैं आगे बता रहा हूँ। उसके बाद में उपदंश और सुजाक है, मतलब सिफिलिस और गोनोरिया जैसी बीमारी है, उसको भी ये ठीक कर देता है। फिर न शुद्ध दूषित शुक्र जो है, जैसे कुणप ग्रंथि है, पूय शुक्र है, जो शुक्र के दोष है, वातज पित्तज कफज 8 प्रकार के शुक्र दोष बताए हैं, उसको भी ये दूर कर देता है। आर्तव के दोष है उसको भी ये ठीक कर देता है। उसके बाद में पुराना रक्त और त्वचा के जो रोग रहते हैं उसको भी ये ठीक कर देता है। तो कुष्ठग्न भी है, कुष्ठ में भी इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। और प्रमेह रोग में शुक्र में वंग भस्म का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप इसका प्रयोग बताता हूँ। तो प्रमेह रोग में आप लोग को पता है कि जो शरीर होता है उसमें मेद धातु बहुत ज्यादा विकृत हुआ रहता है, और मांस धातु विकृत हुआ रहता है। मेद में बद्ध और अबद्ध, ऐसा मेद जो रहता है वह कफ दोष, कफ कर आहार विहार जब किया जाता है, आज से सुखम स्वप्न सुखम, मतलब अचेष्टा करना, अव्यायाम करना, बस मधुर और गुरु पदार्थों का सेवन करना और दिन भर बैठे रहना, इनके वजह से कफ दोष ज्यादा बढ़ जाता है। दीवा स्वाप बहुत ज्यादा करना,
इन सब से अचिंता करना। कफ दोष जब ज्यादा बढ़ जाता है तो वो क्या करता है कि मेद धातु को दूषित करता है। और जो जुड़ने वाले मेद के बद्ध और अबद्ध, जो जुड़ने वाले मेद के मॉलिक्यूल्स है और जो नहीं जुड़ने वाले, ये सारे विकृत हो जाते हैं। और शरीर में अब मेदोवस्त्रोदस का मूल स्थान क्या है, तो वृक्क है, किडनी से है, तो वह दूषित हो जाता है। वृक्क दूषित हो जाता है क्योंकि मेदोवस्त्रोदस दूषित हुआ है। तो किडनी जो रहती है ना, वह क्लेद को ना फिल्टर नहीं कर पाती है। और जब क्लेद क्लेद बहुत ज्यादा होता है तो धात्वग्नि लेवल तक जो अग्नि है वो विकृत हो जाती है। और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि बहुत ज्यादा ना शरीर में क्लेद क्लेद हो जाता है। किडनी जो रहती है वो फिल्टर नहीं कर पाती है, तो आविल मूत्रता, बहुमूत्रता, बहुत ज्यादा गंदा गंदा यूरिन निकलता है। और बहुत अति अति मात्रा में भी निकलता है और गंदा गंदा यूरिन निकलता है। फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है। और पेशेंट को प्यास लगती है, प्यास लगती है तो और पानी पिएगा और वो फिल्टर होके नहीं निकलेगा, ऐसे का ऐसे ही गंदा गंदा निकलेगा। इसमें जब हम वंग भस्म देते हैं तो वंग भस्म का क्या कार्य है कि वह क्या करता है कि दीपन पाचन है, अग्नि को बढ़ा देता है, धातुओं की शिथिलता को कम कर देता है। और जो ये है नील में मतलब पित्तज प्रमेह में उतना काम नहीं करेगा जितना कफज प्रमेह में काम करेगा और वातज प्रमेह में काम करेगा। तो धातुओं की शिथिलता होने की वजह से पेशेंट को ना बहुत ज्यादा वीकनेस रहता है। और पेशेंट को ना सेक्सुअली भी बहुत वीकनेस रहता है। उसको ना काम इच्छा तो होती नहीं है, अगर होगी भी ना तो फिर वो कर नहीं पाता है। तो ऐसे में वंग भस्म जो रहता है वो वृष्य रहता है। और यह क्या करता है, किडनीज को ताकत दे देता है। किडनीज को जब ताकत मिलती है वंग भस्म से, तो किडनीज अपना फिल्ट्रेशन का कार्य करने लगता है। तो ये प्रमेह की संप्राप्ति को मतलब भंग करने में सहायता करता है। दूसरा है कि धातु क्षीणता जब रहती है, तो आप लोगों को पता है कि राजयक्ष्मा जैसी बीमारियां हैं जिसमें अनुलोम क्षय और प्रतिलोम क्षय, इससे धातुओं का क्षय होता है। मुझे आप लोगों को एक बात बताना है कि मेरे पास एक ना आज मुंबई से एक पेशेंट है, वो मेरा यूट्यूब में चैनल देख रहे हैं। और वह ये है, मतलब नॉन मेडिको हैं, जो बीटेक के स्टूडेंट हैं। तो वो आए और वो मुझे राजयक्ष्मा बताने लगे कि हमने आपका यूट्यूब का चैनल देखा और आप जो बताते हैं अनुलोम है, प्रतिलोम है, वो हमने और सर्च किया और पढ़ा और हमें आपके भाषा आपकी वजह से आयुर्वेद समझने लगा। तो मैं ना सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, तो इसका फायदा नॉन मेडिको लोगों को भी हो रहा है, वैद्य लोगों को भी हो रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो हाँ, यहाँ पर धातु क्षीणता जब रहती है तो धातुओं में शुक्र धातु जो रहता है उसका कार्य केवल संतानोत्पादन नहीं रहता है, उसका कार्य रहता है न्यू सेल्स का रीजनरेशन करना, नए सेल बनाना। शुक्र धातु का यह कार्य वाग्भट जी ने बताया है। वाग्भट का जो हिमाद्री की टीका है और अरुंधत की जो टीका है उसमें बताया है कि नए सेल बनाने का कार्य शुक्र धातु करता है। तो जहां पर धातुओं की क्षीणता होती है तो नए सेल्स बनाने का कार्य वंग भस्म करता है। वंग भस्म शुक्र को अच्छा करेगा, शुक्र का कार्य अच्छा होगा तो धातुओं की क्षीणता ठीक हो जाएगी। उसके बाद में बहुमूत्रता जब रहती है तो यूरिन अच्छे से फिल्टर नहीं हो पाता है, तो सार किट विभाजन अच्छे से नहीं होता है। तो यह क्या करता है कि जो भी पाचन संस्थान है, अब मूत्र की उत्पत्ति कहाँ हो रही है, तो वो पक्वाशय में हो रही है जहां पर सार और किट का विभाजन हो रहा है। तो यह क्या करता है, शुक्र धातु जो है वह सॉरी वंग भस्म जो है, वंग भस्म क्या करता है कि दीपन और पाचन है। तो यह जितने भी ग्लैंड्स हैं अपने इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में जितने भी ग्लैंड्स हैं, विलाइज है और म्यूकोजल लेयर है, उसको ये ना ताकत दे देता है, नई ऊर्जा देता है, रीजनरेट करता है। तो जब उनको ताकत मिलेगी तो उसका फायदा यह होगा कि सार किट विभाजन अच्छे से होने लगेगा। तो मूत्रता जो है, बहुत ज्यादा मूत्र जो निकल रहा है वह अच्छा बनेगा, उसका इफेक्ट किडनीज पे आएगा, किडनीज के नेफ्रॉन्स को भी ये ताकत दे देता है। तो बहुमूत्रता का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। और फिर पेशेंट को प्यास कम लगती है, प्यास कम लगेगा तो पानी हिसाब से पिएगा, हिसाब से पानी पिएगा और यूरिन भी अच्छा हो जाता है। तो यह इस तरह से बहुमूत्रता पे काम करता है। उसके बाद में वीर स्त्राव जब हो रहा है, पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा शुक्र जो है ना, केवल हम ऐसे सोचते हैं, सोचते सोचते निकल जाते हैं, मतलब इरेक्शन भी नहीं हो रहा है, ध्वजभंग, मतलब वह एकदम नॉर्मल स्टेज में है, तब भी शुक्र पानी की तरह होता है, इतना पानी की तरह होता है कि पेंट में ही लीक हो जाता है। और लीक हो जाता है ना तो पेशेंट को बेचैनी बढ़ जाती है। उस सेकंड, कुछ सेकंड के लिए तो अच्छा लगेगा, और वो भी इतना फ्रैक्शन है उस सेकंड के लिए अच्छा लगता है, लेकिन वीर स्त्राव जल्दी हो जाता है। तो उसमें भी यह शुक्र को गाढ़ा करता है। जब शुक्र को गाढ़ा कर देगा तो अपने आप वो जो निकलने का टाइम है वो रुक जाएगा। और फिर उसके बाद में स्वप्न दोष का प्रॉब्लम रहता है।
दिन भर अगर कामोत्तेजक चीजें देखते रहेंगे तो सपने में सोते सोते ही वही चीज आएंगे और वह शुक्र निकल जाता है, जो कंट्रोल में नहीं रहता है। तो स्वप्न दोष होता है तो बहुत ज्यादा वीकनेस आती है, पूरा दिन खराब जाता है, तो निगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं। तो स्वप्न दोष में भी शुक्र शुक्र को अच्छा करना है, मेंटेन करना है, तो उससे ना ये बहुत अच्छा काम करता है, मतलब शुक्र को गाढ़ा करके बढ़ा देता है। दूसरा बात यह है कि अब शुक्र धातु जो है उसका कार्य क्या है। जो लोग जितने ब्रह्मचारी रहते हैं, शुक्र का संचय करते हैं, वो भी इंद्रियाणम न लालियत न पीड़ित, इंद्रियों को लालन में नहीं रखना है, भोग विलास में नहीं रखना है, और पीड़ा करके भी नहीं रखना है। अगर हमने बहुत ज्यादा इंद्रियों को दबा के रखा तो ज्वालामुखी की तरह और निकलेगा और बहुत ज्यादा शुक्र स्राव होता है। तो जो लोग उधर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि धारणीय वेग क्या है, काम क्रोध लोभ, यह सबको धारण करना चाहिए। तो अगर मन को अगर कंट्रोल नहीं किया तो वह अधारणीय वेग में कन्वर्ट हो जाता है और शुक्र धातु का वेग आता है बहुत ज्यादा, और उसको रोक दिया तो और तकलीफ हो सकती है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। अब शुक्र को ना हमने स्वाध्याय में ध्यान लगाया, हमने मन को अच्छा रखा, मन को पवित्र रखा, उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिया, अपने काम में ध्यान दिया, तो शुक्र जितना संचित होता है, तो जितने ब्रह्मचारी लोग रहते हैं या शुक्र का संचय करते हैं, उनकी बुद्धि और स्मृति बहुत अच्छी रहती है, उनका मेमोरी बहुत अच्छा रहता है, शार्प रहता है। तो मतलब इसलिए शुक्र का संचय करने के लिए ब्रह्मचर्य बोला है, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य इसलिए बोला है कि शुक्र का संचय करना है, और जितना शुक्र रहेगा शरीर में उतना दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है। जितना शुक्र का क्षय होता है उतना इंसान की मृत्यु की तरफ जाता है, अकाल मृत्यु होती है और बहुत सारी बीमारियां होती है। शुक्र धातु जो है वो नए सेल्स बनाता है और इंसान को युवा रखता है। तो यह पुरुषों के लिए भी जितनी सच है उतनी स्त्रियों के लिए भी है। ज्यादा ना शुक्र का, क्योंकि इंसान का जो शरीर है वह एक तरह से मशीन है। दोष धातु मलामुलम शरीरम, तो धातुओं का बैलेंस रखना वो बहुत जरूरी है। अगर कोई भी चीज का क्षय होगा तो उसका दुष्परिणाम शरीर पे दिखेगा। तो यहाँ पर स्वप्न दोष होता है, शीघ्र पतन होती है, कभी कभी शुक्र इतना निकलता है। लोगों को क्या होती है कि इंटरनेट आ गया है, जियो ने दे दिया है कि आप 2 GB खर्च करिए पूरा दिन, तो लोग क्या करते हैं कि मोबाइल का प्रयोग जो रहते हैं वो मिस यूज करते हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी का अच्छा भी यूज भी होता है और गलत यूज भी होता है। तो लोग पॉर्न वीडियोस देखते हैं, एडल्ट वीडियोस देखते हैं, उससे ना शुक्र बहुत ज्यादा निकलता है, बहुत ज्यादा निकलता है, और एक बार में 3 3 4 4 5 5 वेस्ट होता है। शरीर से निकल गया तो उससे क्या होता है, नपुंसकता बहुत ज्यादा आ जाती है। फिर ना बहुत ज्यादा चिड़चिड़ होता है, इरिटेशन होता है, माइंड पर भी होता है और नपुंसकता आ जाती है। ऐसे कंडीशन में एक तो हेतु का त्याग करना है और हमें वंग भस्म देना है, तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर कास और श्वास, शतज कास शयस कास, इसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। श्वास रोग में भी अगर श्वास वाहिनियां बहुत ज्यादा संकुचित हो गई है और सिकुड़ गई हैं और शायद संप्राप्ति है, भले वो महाश्वास हो, ऊर्ध्व श्वास हो, छिन्न श्वास हो, जो भी श्वास है उसमें वंग भस्म का प्रयोग अगर हमने जो भी श्वास हर दवाइयों के साथ दिया तो ये सेल्स को रीजनरेट करती है। आप लोगों के पास ऐसे पेशेंट आते होंगे जो ब्रोंकिएक्टेसिस के आते हैं, या ब्रोंकियल निमोनिया, ब्रोंकियल अस्थमा के आते हैं, जिसमें लंग्स का बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है, या ट्यूबरकुलोसिस के आ रहे हैं, उनकी वजह से श्वास लग रहा है, बहुत सारे लंग्स के डिजीज रहते हैं। तो वहां पर नए सेल्स बनाना है, हमें संप्राप्ति तो भंग करना ही है, लेकिन शमन चिकित्सा में नए सेल्स को रिक्रिएट करना है, रीजनरेट करना है। उसके लिए अगर वंग भस्म दिया जाए अभ्रक भस्म के साथ, बहुत अच्छा फायदा करता है। फिर रक्त पित्त की संप्राप्ति रहती है, तो रक्त जो रहता है वह पित्त के साथ दूषित हुआ रहता है, उष्णता और तीक्ष्णता और द्रवता बहुत ज्यादा बढ़ी रहती है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, धात्वग्नि को अच्छा करता है और आम का पचन करता है। आम का पचन होगा तो अपने आप अल्टीमेटली क्या होगा कि रक्त पित्त का जो प्रेशर है वह कम हो जाएगा, पित्त का द्रवता कम हो जाएगा और उष्णता तीक्ष्णता भी कम हो जाएगा। तो रक्त धातुओं को ताकत मिलेगी, रक्त धातु को ताकत मिलेगी, रक्त वाहिनियों को भी ताकत मिलेगी। इसलिए रक्त पित्त को इनडायरेक्ट वे से यह काम करता है। अगर वासा स्वरस के साथ या फिर दुर्वा स्वरस के साथ या रक्त पित्त कल कुंडन रस, चंद्रकला रस, ताप्यादि लौ, इन सब के साथ अगर हमने, या मधुर तिक्त कषाय रसात्मक जो पित्त शामक द्रव्य है उसके साथ में अगर हमने वंग भस्म दिया तो यह बहुत अच्छा काम करता है रक्त पित्त में। ऊपर से फिर पांडु रोग जो है, पांडु रोग में भी क्या रहता है कि ये पांडु रोग में ऐसा बताया है कि शुक्र का क्षय हुआ रहता है, स्नेहांश का क्षय हुआ रहता है, ओज का क्षय हुआ रहता है। पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करने से अंदर ही अंदर स्वेदन होता है, स्वेदन होने की वजह से धातुओं की शिथिलता होती है और धातु रुक्ष हो जाते हैं बहुत ज्यादा पांडु रोग में, और खून नहीं बन रहा होता है। तो जो रक्त को नया बनाना है यह भी काम शुक्र धातु के ही आश्रित रहता है।
भले वो यकृत में बन रहा है, लेकिन जहां भी शुक्र है शरीर में, पूरा सर्व शरीर व्यापी है शुक्र, जहां भी नया चीज बनाना है उसमें शुक्र चाहिए। तो वंग भस्म क्या करता है कि जो लीवर है, लीवर के सेल्स जो डैमेज हो रहे हैं उसको ताकत दे देता है। रक्त का क्षय है तो वहां पर भी यह दीपन पाचन कर्म करके, और पांडु रोग में बताया कि शुक्र का क्षय है, केवल वो एचबी का कम होना पांडु रोग नहीं है। आप संप्राप्ति में देखिए चरक संहिता के, उसमें शुक्र का क्षय भी बताया। तो ये शुक्र को नया बनाता है, शरीर को ताकत मिलती है। जब शरीर को ताकत मिलती है तो अपने आप रक्त भी अच्छा बनता है। और ऐसा बताया जाता है कि रक्त में जितना लालिमा है, रक्त में जितना ये है, मतलब अच्छा क्वालिटी का जो रक्त बनता है, रक्त का प्रसादन होके, वह सब शुक्र की वजह से ही बनता है। अगर शुक्र का क्षय हुआ रहेगा तो रक्त बनेगा तो वो विकृत बनेगा, मलिन बनेगा और बहुत ज्यादा रुक्ष बनेगा। इसलिए शुक्र का होना हर धातु के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जो शुक्र का क्षय करते हैं उनके ज्वाइंट पेन भी हो जाते हैं, मतलब कमर दर्द होने लगता है, घुटने दर्द होने लगते हैं, फिर उसके बाद में अस्थि का क्षय होने लगता है, फिर उसके बाद में मज्जा का क्षय होने लगता है, स्मरण शक्ति अच्छी नहीं रहती है, उनको भूख नहीं अच्छी लगती है, उसके बाद में हार्ट की बीमारियां हो जाती हैं, उसके बाद में किडनी की बीमारियां होती हैं, लीवर की बीमारियां, स्प्लीन की बीमारियां, उनका पूरा शरीर जो होता है वो खराब हो जाता है, वायु का प्रकोप होता है। शुक्र धातु जो है वो रस धातु को भी अच्छा बनाने में सहायता करता है, रक्त धातु को भी अच्छा करता है। जहां भी रीजनरेट करना है, जो भी चीज को नए सेल्स बनाना है, तो उसमें हर प्रत्येक चीज में शुक्र धातु रहता है। जो लोग ब्रह्मचारी लोग रहते हैं, आप लोगों ने देखे नहीं होंगे, जो ब्रह्मचारी लोग रहते हैं उनका इतना ज्यादा दीर्घायुष्य रहता है, कोई बीमारी नहीं रहती है, उनके ललाट में इतना चमक रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उनके नए सेल्स नए नए रिक्रिएट होते रहते हैं। फिर उसी तरह से कृमि रोग में भी बहुत अच्छा काम करता है, यह जंतुघ्न भी है और कृमियों को भी नष्ट करता है। और लेकिन यह कृमि को मारता नहीं है, मतलब कृमि को निकालता नहीं है। कृमि को मारेगा लेकिन निकालने के लिए आर्यवद या कंपिलक ऐसी दवाइयां देनी पड़ती है साथ में, या मतलब जो भी अनुलोमन करने वाली दवाइयां हैं, आर्यवद हो गया, कंपिलक हो गया, ऐसे जो विरेचन करने वाली दवाई है उसके साथ में अगर वंग भस्म दिया तो बहुत अच्छा फायदा करता है। फिर क्षय रोग में अच्छा काम करता है, क्योंकि धातुओं का अनुलोम क्षय प्रतिलोम क्षय से क्षय हुआ है, उसमें भी बहुत अच्छा करता है। अग्नि मंद है तो मैंने बताया कि यह हर ग्लैंड को, जो भी सीरम अमाइलेज प्रोड्यूस करी है, फिर टाइलिन, पेप्सिन, ट्रिप्स, एचसीएल, जो भी एंजाइम्स को, पैंक्रियाटिक जूस, सकस सेंट्रिकस का जो सिक्रीशन है, मतलब जो बाइल है, वो हर सेल्स को, हर ग्लैंड को नया ताकत देने का काम वंग भस्म करता है। तो जब पाचक पित्त अच्छा सिक्रीट होगा तो उसका फायदा यह होगा कि मंदाग्नि जो है वह ठीक हो जाएगा और अग्नि प्रदीप्त हो जाएगा। इसलिए यह मंदाग्नि में बहुत अच्छा काम करता है। तो यह दीपन पाचन भी करता है। जब दीपन पाचन होगा, आम का पचन होगा, तो रुचि बढ़ेगी, खाना खाने में टेस्ट आएगा, तो उत्साह बढ़ेगा, तो यह वंग भस्म का कार्य रहता है। फिर अत्यार्तव अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो जो यह वंग भस्म है, यह क्या करता है कि गर्भाशय को बल देता है, गर्भाशय को नया बनाता है। हर सेल्स जो एंडोमेट्रियम, पायोमेट्रियम, मिजोमेट्रियम, हर सेल जो यूट्रस के रहते हैं उसको ये ताकत देता है। फिर ओवम को ताकत देता है। तो ओवम का जो फॉलिकल्स का बनना है, इमेच्योर फॉलिकल, फिर उसके बाद में ग्राफियन फॉलिकल, जो भी फॉलिकल बनना है, फिर ओवा निकलना है, ओवा निकल के मतलब रप्चर होके फेलोपियन ट्यूब से जो ट्रैवलिंग है, वह सारा प्रोसेस को वंग भस्म अच्छा कर देता है। इसलिए वंग भस्म का प्रयोग जो है वह अत्यार्तव में, क्योंकि वहां पे संप्राप्ति ऐसी हुई है कि बहुत ज्यादा पित्तवर्धक आहार विहार के वजह से वहां पे इन्फ्लेमेशन हुआ रहता है, शोथ हुआ रहता है, तो उसको ये पूरी तरह से ठीक कर देता है, जंतुओं का नष्ट कर देता है, पूरी उत्पत्ति है उसको ठीक कर देता है। और जो प्रोसेस है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो सारा प्रोसेस, ल्यूटियल फेस वगैरह जो है, वह सबको ये ठीक कर देता है। इसलिए अत्यार्तों को बैलेंस कर देता है। कष्टार्तव अगर हो रहा है, मार्गावरोध जन्य संप्राप्ति है, तो उसको भी यह मार्गावरोध संप्राप्ति को दूर कर देगा और अपने आप कष्टार्तव के प्रॉब्लम से निकल जाते हैं। यह प्रैक्टिकली प्रूफ हो गया है और मैं तो यहाँ बता ही रहा हूँ। और वंध्यत्व जैसे रहेगा, जैसे एएमएच वैल्यू बहुत ज्यादा कम है तो उसमें अगर वंग भस्म दिया जाए तो एंटी मुलेरियन हार्मोन नॉर्मल हो जाते हैं और वंध्यत्व का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। उसके साथ में यह उपदंश और सुजाक, उपदंश सिफिलिस और गोनोरिया के जो घाव हो जाते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो उसमें पोयोत्पत्ति बहुत ज्यादा रहती है, सेल्स डैमेज हुए रहते हैं विष के वजह से, जो सिफिलिस का इन्फेक्शन होता है उससे सेल्स डैमेज हुए रहते हैं, तो जंतुओं को मारना और नए सेल क्रिएट करना, यह काम वंग भस्म करता है। इसलिए वंग भस्म देना सिफिलिस और गोनोरिया में बहुत अच्छा काम करता है। आप उपदंश सूर्य रस या रस माणिक्य के साथ गंधक रसायन, पंचतिक्त घृत गुगुल, कैशोर गुगुल, ये सब दवाइयों के साथ वंग भस्म का प्रयोग
प्रयोग करके देखिए, बहुत अच्छा फायदा होता है, स्किन भी अच्छा हो जाता है। उसके साथ में कुष्ठ रोग में बहुत अच्छा काम होता है। कुष्ठ रोग में सेल्स जो रहते हैं बहुत ज्यादा इन्फ्लेम्ड रहते हैं, बहुत ज्यादा शोथ हुआ रहता है, कुष्ठ रोग की संप्राप्ति हुई रहती है। तो हमें वंग भस्म देने से क्या होता है कि नए सेल बनाना, नए सेल रिक्रिएट करना, मतलब त्वचा में जो 7 लेयर रहते हैं, अवभासनी, लोहिता, ताम्रा, श्वेता, वेदनी, जो भी 7 लेयर्स रहते हैं उनको नया बनाना, यह काम वंग भस्म करता है। तो यह ना नए सेल्स बना देता है, तो त्वचा भी है, स्किन को अच्छा करता है, फिर वर्ण भी है, त्वचा को गोरा बना देता है। इसलिए इसका प्रयोग करना चाहिए। जो लोग ना शुक्र क्षय की वजह से पेशेंट आते हैं, जिनको ना शुक्र इतना ज्यादा क्षय हुआ रहता है कि आंखों के चारों ओर ना गड्ढा पड़ जाता है, काला काला हो जाता है, स्त्रियों में भी होता है, पुरुषों में भी होता है, या फिर पांडु रोग की वजह से भी काला पूरा ऐसे दिखता है चारों, नींद न पूरा होने से या कैसे भी, जब धातुओं का क्षय होता है तो वंग भस्म दे दिया ना, तो वो पूरा आंखों का जो कालापन, डार्क सर्कल वगैरह है, वह सब पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसलिए वंग भस्म का प्रयोग करना चाहिए। अब वंग भस्म का प्रभाव जो है वो शुक्र धातु को अच्छा करना है। तो शुक्र धातु का क्षय क्यों हो रहा होता है? एक तो आत्मघात की सब आदत हो जाती है कि अपने को थोड़ा एंजॉयमेंट मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, तो हम लोग ना मतलब शुक्र को निकाला जाता है, शुक्र को निकाल निकाल के नसें कमजोर हो जाती है। तो इंसान खाना खाता है, उससे 30 दिन में एक ड्रॉप जो शुक्र बन रहा है वह स्थिर नहीं रह पाता, उसमें इतना मतलब चल गुण बढ़ा रहता है कि थोड़ा भी कोई स्त्री का स्मरण किया, अपोजिट सेक्स का स्मरण किया, तो तुरंत ही निकल जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, नसें कमजोर रहती है, और स्पर्मेटोजेनेसिस का कार्य रहता है वह भी अच्छे से नहीं हो पाता, उतना प्रोडक्शन नहीं है जितना लॉस हो रहा होता है। इसलिए इंसान बीमार पड़ जाता है, उसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, आईजीजी, आईजीएम, इम्यूनोग्लोबुलिन जो रहते हैं वो बहुत कमजोर हो जाते हैं। तो इंसान को कोई भी व्याधि जल्दी हो जाती है, क्योंकि शुक्र का क्षय हुआ रहता है। तो यह सब जो है, वातवाही सिराएं और मांसपेशियां, इनको ताकत कौन देगा? तो वंग भस्म का प्रयोग अगर किया जाए, वो भी कितना है, तो 1 रत्ती या 2 रत्ती तक ही करना है, ज्यादा नहीं करना है। तो ज्यादा शुक्र बनेगा तो वो शुक्र निकलेगा भी, तो वो हमें इलाज नहीं करना है, हमें 1 रत्ती से 2 रत्ती ही देना है। इससे ना बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है, मांसपेशी की कमजोरी दूर हो जाती है, वातवाही नाड़ियों में ताकत आ जाती है, तो सारे दोष अपने आप ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही स्वप्न दोष जो रहता है, नाइटफॉल की प्रॉब्लम रहती है बहुत सारे बच्चों में, तो उसके साथ क्या होता है कि नाइटफॉल इतना बढ़ जाता है कि पेशाब जब करते हैं, यूरिनेशन करते हैं, उसके साथ भी शुक्र निकलने लगता है। कितने पेशेंट ऐसे बताते हैं कि हम वॉशरूम में गए, मोशन पास कर रहे हैं, स्टूल पास कर रहे हैं, और हमें अचानक ही ना शुक्र निकल जाता है। या फिर कुछ ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं कि हम लोग रोज सुबह जब उठते हैं तो हमारा ना जो अंडरवेयर है उसमें शुक्र निकला हुआ ही रहता है, तो हमें बहुत ज्यादा वीकनेस आ रही होती है, हमें बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है, पूरा दिन दिन भर खराब जाता है, और इंसान ये प्रॉब्लम बता भी नहीं पाता किसी को। तो ऐसे सारे कंडीशन में और क्या होता है ना कि इंसान क्या करता है, रजोगुणात्मक आहार का सेवन जब करता है, जैसे कटु रस का बहुत ज्यादा सेवन कर रहा है, तीखा चीज बहुत ज्यादा कर रहा है, चटपटा, यह रजोगुण बढ़ाता है। फिर कटु तिक्त कषाय रसात्मक बहुत ज्यादा सेवन करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, या मैगी खा रहा है, या फिर सॉस खा रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं खाना चाहिए, ये जितना मतलब खट्टा चीज, अ, पित्त को बढ़ाने वाले कौन से रस हैं, तो अम्ल लवण कटु, अम्ल लवण कटु का जितना ज्यादा सेवन होगा उतना पित्त बढ़ता है, और कटु रस है वो वायु को भी बढ़ा देता है। तो जब कटु रस का सेवन ज्यादा करेंगे तो वो क्या करेगा कि वातवाहिनी नाड़ियों में वायु का प्रकोप कर देगा, हलचल बढ़ा देगा, रजोगुण बढ़ा देगा। इंसान को बहुत अच्छा लगता है तीखा खाना, खट्टा खाना, जब ये ज्यादा खाया जाता है ना, तो उनको स्वप्न दोष का प्रॉब्लम हो जाता है, रात को सोते सोते ही शुक्र निकल जाता है, और उनकी उत्तेजनाएं जितनी बढ़ती हैं, अभी क्या है ना कि लोग को लगता है कि एक बार वैसा सोच लिया, बाद में नहीं सोचेंगे, लेकिन अग्नि को एक बार बढ़ा दिया, अग्नि प्रदीप्त हो गया, काम की इच्छा, काम की अग्नि बढ़ गई, तो वो शांत नहीं होती है, जितनी भावना बढ़ेगी उतना और ज्यादा शुक्र निकलेगा। इसलिए ना स्वप्न दोष का प्रॉब्लम रहता है। उसी तरह से वंग भस्म जो रहता है वह कफज प्रमेह में बहुत अच्छा काम करता है। कफ में जो क्लेद है, कफज प्रमेह में जो क्लेद है, तो वह निकालना जरूरी है, तो वो किडनीज को ताकत देता है वंग भस्म, तो किडनीज फिल्ट्रेशन अच्छा करने लगती है। तो उसका फायदा यह होता है कि कफज प्रमेह की संप्राप्ति ठीक हो जाती है, भंग हो जाती है, और वो तुरंत ही ठीक हो जाता है। उसके बाद में यह मूत्राशय पे भी अच्छा काम करता है, मूत्रपिंड मतलब किडनीज पे अच्छा करता है, यूरेटर पे अच्छा करता है, यूरिनरी ब्लैडर पे अच्छा करता है, यूरेथ्रा पे अच्छा काम करता है, सभी को ताकत दे देता है।
तो इसीलिए ना बहुमूत्रता की तकलीफ होती है जिन लोगों को, उनको हर घंटे में यूरिन जाना पड़ता है, घंटे घंटे में 4 बार 5 बार बहुत ज्यादा यूरिन हो रहा है, प्यास भी लगती है, क्लेद भी रहता है पेट में। तो उनको भी ये जब किडनीज को रेगुलेट कर देगा, किडनीज का फंक्शन अच्छा कर देगा, तो बहुमूत्रता की तकलीफ ठीक हो जाती है। उसके बाद में शुक्रपात जब हो गया है तो बहुत शरीर कमजोर हो गया रहता है, इंसान का वीकनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया होता है, तो ऐसे सारे कंडीशन में वंग भस्म का प्रयोग करते हैं तो शुक्र के विकारों को दूर करते हैं। अगर जैसे वात से दूषित हुआ शुक्र है, पित्त से दूषित हुआ शुक्र है, कफ से दूषित हुआ शुक्र है, फिर पूये से शुक्र है, कुणव ग्रंथि से है, ग्रंथि शुक्र है, फिर मल से, मूत्र से, इन सब से जो दूषित हुआ शुक्र है, वह सबको ये साफ कर देता है और शुक्र को स्वच्छ बना के अच्छा क्वालिटी का बना देता है, इसलिए वंग भस्म का प्रयोग करना चाहिए। फिर मंदाग्नि और कब्जियत का प्रॉब्लम रहता है, मतलब बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, भूख नहीं लग रही होती है, तो ऐसे कंडीशन में अगर वंग भस्म दिया जाए तो ये क्या करता है, पाचक पित्त का स्राव अच्छा करता है, उस ग्लैंड्स को ताकत देता है, तो अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, और जो शोष्यमान्य वहनी रहती है, पक्वाशय में जो आश्रित रहती है, वह अग्नि को अच्छा करती है पक्वाशय में, कटु अवस्था पाक को अच्छा करती है। जब कटु अवस्था पाक अच्छा हो गया, पक्वाशय की शोष्यमान्य वहनी को प्रदीप्त कर दिया, तो कोष्ठबद्धता जो है, कॉन्स्टिपेशन, वह अपने आप ही ठीक हो जाएगा और पेशेंट को सच में बहुत ज्यादा फायदा होता है। कभी कभी जो मलेरियल फीवर रहता है, मलेरिया के फीवर में ठंडी बज के बुखार आ रहा होता है, तो उसकी वजह से पेट में ना बहुत ज्यादा जंतु जमा हो जाते हैं, मतलब बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन होता है, या फिर जो वायरल अपलोड रहता है बीमारियों की वजह से, तो उसमें ना शरीर कमजोर हो गया रहता है, तो ऐसे कुछ दवाई देना पड़ता है जो जंतुओं को भी मारे और शरीर को बल भी दे, तो वंग भस्म उन सब कंडीशन में बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर कृमिघ्न है तो कृमियों को नष्ट करता है और कृमि को मार देता है, लेकिन इसके साथ में अनुलोमन द्रव्य जो चाहिए, आरगवद हो गया, या फिर कंपिलक हो गया, या हरितकी हो गया, या त्रिवित हो गया, इसके साथ जब देते हैं तो वह कृमि को निकालने में बहुत ज्यादा फायदा करता है। फिर बहुत ज्यादा स्वप्न दोष हो रहे हैं, हस्त मैथुन की आदत है, स्त्रियों में भी रहती है, पुरुषों में भी रहती है, तो उन सारे कंडीशन में यह देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर कभी कभी ऐसे घाव हो जाते हैं, जैसे डायबिटिक वुंड हो गया या नॉर्मल वुंड भी हो गया, जिसमें ना बहुत ज्यादा हीलिंग नहीं हो रहा होता, ग्रैन्युलेशन टिश्यूज नहीं बन रहे होते हैं, तो वहां पे शुक्र धातु की जरूरत होती है। अगर हम लोग सब धातु को सारता में देखें तो रीजनरेट करना और मवाद को सुखाना, मतलब पस को सुखाना, यह कार्य करने के लिए वंग भस्म जब देते हैं, मैंने ऐसे प्रैक्टिस में प्रयोग किया है, जो भी जख्म भर नहीं रहे होते हैं, तो उनको हम नॉर्मली क्या देते हैं, एकेटी देते हैं, अमृता गुगुल, कैशोर गुगुल, त्रिफला गुगुल, या पंचतिक गुगुल, गंधक रसायन, ये सब दवाइयां देते हैं। लेकिन और या जात्यादि तेल से हम लोग ये करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, लेकिन यह होने के बाद भी नए सेल नहीं बन रहे हैं, तो नए सेल बनाने के लिए वंग भस्म का प्रयोग करना चाहिए। वंग भस्म मैंने दिया तो पेशेंट को जल्दी रिकवरी हुआ, जल्दी वो घाव वगैरह था वो जल्दी भर गया, और यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट है कि शुक्र धातु वो नए सेल्स बनाने में सहायता करता है। ऐसे ही वंग भस्म का प्रयोग अगर ब्रेन का कुछ ट्रॉमा हो गया है, हार्ट में इंजरी हो गई है, या बॉडी में कोई मल्टीपल इंजुरी के पेशेंट हैं, और जहां हमें नए सेल क्रिएट करने हैं, जैसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो बेड सोर हुए रहते हैं, मतलब लेटे लेटे उनको जख्म हो जाता है, उसको बेड सोर बोलते हैं, तो वहां पे हमें हीलिंग करना होता है, हम लोग ड्रेसिंग करते हैं और गूगल कल्प वगैरह देते हैं एंटीबायोटिक आयुर्वेद के, लेकिन तब भी नए सेल जल्दी बनाना है, उसमें वंग भस्म डाल दिया तो नए सेल नए बनेंगे, और बेड सोर हुआ, सड़न हुआ, घाव हुआ, व्रणशोथ हुआ, सारे चीज में बहुत जल्दी फायदा करता है। फिर क्या होता है कि जब प्रदर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है स्त्रियों में, अब मैं स्त्री रोगों पे आता हूँ, जब प्रदर बहुत ज्यादा हो रहा है, अस्त्रिकधर की कंडीशन है, और तो उसकी वजह से ओवम जो रहते हैं वो वीक हो जाते हैं, और रक्त का क्षय बहुत हुआ रहता है, आर्तव जो उत्पन्न होना चाहिए वह प्रॉपर नहीं बन पाता, और जो बनता है वहां ऐसी संप्राप्ति होती है कि बहुत ज्यादा हैवी मेंसेस आ रहे होते हैं, धातुओं का क्षय हुआ रहता है। बहुत सारे अभी ऐसे पेशेंट मेरे प्रैक्टिस में आ रहे हैं जो हैवी मेंसेस की वजह से क्षयात्मक संप्राप्ति है, तो एट्रोफी ऑफ यूट्रस, ऐसे कंडीशन आ रहे हैं, मतलब ज्यादा रक्तस्राव होने की वजह से वहां पे क्षयात्मक संप्राप्ति हो रही है, और यूट्रस जो है ना वो सूखा हुआ है, सूख रहा है, बहुत ज्यादा एट्रोफी हो रहा है। एलोपैथी साइंस में इसका इलाज नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में अगर हमने फल घृत के साथ अगर वंग भस्म को दे दिया तो
एट्रोफी जैसे कंडीशन भी पूरी तरह से ठीक होते हैं। और क्योंकि यह रीजनरेट करता है, नए सेल बनाता है। और यह क्या करता है, गर्भाशय को ठीक कर देता है। रजो विकार जो रहता है, मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम रहता है, उसको यह ठीक कर देता है। और मन में प्रसन्नता करता है, माइंड पे भी काम करता है, बंध्यापन को भी दूर कर देता है। इनफर्टिलिटी में वंग भस्म का प्रयोग बहुत अच्छा होता है। फिर स्त्रियों को जो कटी शूल होता है, जैसे सीजरियन हो गया, या फिर मक्कल शूल हो गया आफ्टर डिलीवरी, मक्कल शूल हो रहा है कोई इन्फेक्शन की वजह से, या सुती का ज्वर हो रहा है उसकी वजह से कमर दर्द हो रहा है, या फिर स्त्रियों का क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करने की वजह से रेस्ट नहीं मिल पाता, तो उनको कमर दर्द बहुत ज़्यादा होने लगता है। और कभी कभी मासिक धर्म जब होता है, डिसमेनोरिया होता है, कष्टार्तव की वजह से भी कमर दर्द होता है। तो ये सारे कंडीशन में अगर अभ्रक भस्म दे दिया जाए, फिर ये जो रहता है शल्लकी का चूर्ण रहता है, फिर मीठा सुरांजन, उसके साथ अगर वंग भस्म का प्रयोग किया जाए, तो यह तुरंत ही कमर दर्द में बहुत कारगर सिद्ध होता है। और जहां भी डिजनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं या वायु का प्रकोप है, उसको ये शमन कर देता है, इसलिए बहुत अच्छा फायदा करता है। और उसके बाद में वृद्धावस्था में जरा मतलब ये तो युवावस्था में काम कर ही रहा है, वृद्धावस्था में भी नसें कमजोर हो जाती हैं, शुक्र में होता है, बहुमूत्र रोग होता है, प्रोस्टेट बढ़ जाता है, या कोई ना कोई कंडीशन से ना शुक्र कंट्रोल नहीं हो पाता है, पेशेंट को बार बार यूरिन जाना पड़ता है। अब जो वृद्ध लोग रहते हैं ना, उनको ना कॉन्स्टिपेशन की हमेशा तकलीफ रहती है, गैस की तकलीफ रहती है, फिर उसके बाद में यूरिन कंट्रोल नहीं हो पाता है, यूरिन उनको पेंट में ही हो जाता है बूढ़े लोगों में, क्योंकि नसें कमजोर हो गई रहती हैं। तो वो मूत्र वाहिनियां जो हैं वो बहुत कमजोर हो गई रहती हैं, तो वहां पर भी वंग भस्म अगर दिया जाए तो वृद्ध लोगों में इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। मैंने ना कम से कम 1,500 वृद्ध लोगों को वंग भस्म एक्सपेरिमेंट के रूप में हर दवाई में डाल के दिया, और फिर मैंने उनका एनालिसिस किया। मुझे ऐसा पता चला कि जैसे ही मैंने वंग भस्म डाला, सारे पेशेंट लोगों में बहुत अच्छा फायदा हुआ। मतलब स्त्रियां भी जो वृद्ध लोग थी उनको भी फायदा हुआ, पुरुषों को भी फायदा हुआ। उनका ये था कि आपने हमें ऐसा दवाई दिया कि हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलने लगी, यूरिन और स्टूल का कंट्रोल आ गया हम लोगों को, और बावल मूवमेंट भी जो था हमारा वो बहुत अच्छा हो गया, अग्नि भी प्रदीप्त हो गई, और अंदर से ताकत महसूस हो रहा है। ऐसा उन लोगों का मुझे फीडबैक मिला। इसलिए आप लोग भी इसका प्रयोग करिए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर उसके बाद में शुक्र की कमजोरी है, अग्निमंद है, शुक्र इतना ज्यादा निकल जाता है, इतना ज्यादा निकल जाता है कि पेशेंट ऐसा बोलते हैं कि डॉक्टर हमें कुछ फील ही नहीं होता। हम लोग अपनी वाइफ के पास जाते हैं लेकिन हमें कुछ भी इच्छा ही नहीं होती है। इसकी वजह से सामने वाली को भी प्रॉब्लम होती है, उसको भी चाहिए, उसको नहीं मिल पाता है। तो ये सारे कंडीशन में वंग भस्म देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर ना अगर कैंसर हो जाता है, पेट में जो इंटेस्टिनल कैंसर होता है, वहां पर भी बहुत ज्यादा मैलिग्नेंट ट्यूमर बढ़ने लगता है, तो वहां पर भी अगर इसको दिया जाए, वंग भस्म को दिया जाए, तो ये नए सेल बनाने में काम होता है। और हम लोग एंटी कैंसरस मेडिसिन दे रहे हैं, जैसे हीरक भस्म दे रहे हैं, या फिर इरमोंगली का घृत दे रहे हैं, या बहुत सारी दवाइयां एंटी कैंसरस सेल के लिए दे रहे हैं। उसके साथ में अगर वंग भस्म दिया जाए, तो नए सेल जब बनने लगेंगे तो वो कैंसरस सेल पे जीत प्राप्त कर लेते हैं, तो उसमें भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। दूसरा, मैं आप लोगों को एक कहानी बताता हूँ, असली कहानी बताता हूँ। जो मेरे जमदग्नि सर है ना, उनके एक गुरुजी थे, कोलटकर सर, वो जो अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज के प्राचार्य थे। तो एक बार ये बात जो मैं बता रहा हूँ, ये 1978 की बात है, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। तो वह ऐसा बता रहे थे कि एक बार उनके पास उनका दवाखाना वो बंद करके जा रहे थे, 1978 की बात है। तो वो दवाखाना बंद करके दोपहर को जा रहे थे, घर जा रहे थे, 2-3 बज गया था, सुबह का ओपीडी खत्म करके जा रहे थे। तभी एक पेशेंट आया जो बहुत दूर से आया था। तो वह बोला कि मेरे को ना वेट ही नहीं बढ़ रहा है। मैंने पुणे में सभी लोगों को दिखा दिया, और किसी ने अच्छा डायग्नोस किया, वेट लॉस बहुत हो रहा है, मैं क्या करूं। तो उन्होंने गुरुजी ने क्या किया कि उनको बुलाया अपने क्लिनिक में, और उनका नाड़ी परीक्षण किया। और उन्होंने क्या किया कि कुछ दवाइयां दी, और बोले कि आप 7 दिन के बाद आइए, और आपको क्या फायदा हो रहा है हम 7 दिन के बाद देखेंगे। तो वो पेशेंट बोला ठीक है, वो चला गया। 7 दिन बाद आया तो उसका 7 किलो वेट बढ़ा हुआ था। तो जो शिष्य लोग थे हमारे, जमदग्नि सर वगैरह जो शिष्य लोग थे, उन्होंने कहा कि पर डे 1 kg आपने कैसे बढ़ाया, आपने क्या दिया था। तो उन्होंने कहा कि मैंने वंग भस्म दिया था। वंग भस्म वो भी कितना, तो सुई का नोक वंग भस्म के ऐसे शीशी में ऐसे डिप किया था, और शतावरी चूर्ण के साथ मिक्स करके ऐसे दे दिया था, ऐसे 6 पुड़ी में सुई के नोक भर ही दिया था। वो बोले आपने ये कैसे डायग्नोस किया और क्यों दिया वंग भस्म।
उन्होंने बताया कि ये पेशेंट में मुझे नाड़ी परीक्षण से ऐसा पता चला कि शुक्र शय से ही इसका क्षयात्मक संप्राप्ति है। सभी लोग दे रहे थे दवाइयाँ, बृहणीय गण का अश्वगंधा दे रहे थे, शतावरी दे रहे थे, सब कुछ दे रहे थे, लेकिन शुक्र क्षय की वजह से इसका ये धातुओं का क्षय हुआ था। और उनके पास जो वंग भस्म था वह इतना ज्यादा, मतलब 1000 बार उसका पुट दिया था, तो वो इतना सूक्ष्म मात्रा में भी इतना इफेक्टिव था। पर डे 1 kg वेट बढ़ रहा था। तो वो पेशेंट भी खुश हो गया और उन्होंने पैसा भी दिया वो सर को, वो गुरुजी को। तो इसीलिए ना, तो फिर सभी शिष्यों ने पूछा उनसे, जमदग्नि सर वगैरह सब ने पूछा कि आपने इतना परफेक्ट डायग्नोस कैसे किया। उन्होंने कहा कि चरक संहिता को 5000 बार पढ़ो, तब आप लोगों को ये समझ आएगा बेसिक प्रिंसिपल। पढ़ने, बार बार पढ़ने से हर बार चरक संहिता से एक नया चीज ज्ञान प्राप्त होता है। चरक संहिता में ये सब चीज संप्राप्ति वगैरह बताई है। तो उन्होंने ऐसा प्रेरणा दिया। तो इसीलिए हमारे सर लोग जो है ना, जैसे जमदग्नि सर हो गए, गाडगिल सर हो गए, ये लोग ना रोज सुबह उठ के ब्राह्म मुहूर्त में चरक संहिता का एक चैप्टर जरूर पढ़ते हैं। क्योंकि उनका फिर नॉलेज जो है अपडेटेड रहता है। अब वंग भस्म के बारे में ऐसा बताया है, वंग भस्म जो रहता है वो 2 टाइप का रहता है, मार्केट में मिलता है। तो एक होता है खुरक और एक होता है मिश्रक। तो खुरक जो वंग भस्म रहता है उसका ही बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। शोधन मारण आप लोगों को रस शास्त्र की बुक में मिल जाएगा। अभी वंग भस्म के बारे में ऐसा बताया है, श्लोक में बताया है कि वंगम तिक्तोष्णम रक्त मिषदवात प्रकोपनम मेह श्लेष्मामयग्नम च कृमिग्नम मोहन मेह नाशनम। इसका मतलब यह है कि थोड़ा तिक्त रसात्मक रहता है, उष्ण रहता है। तो इसीलिए क्या करता है कि ये पित्त को भी किंचित बढ़ा देता है। दूसरा, जो वंग भस्म रहता है ना, थोड़ा गुरु रहता है। तो अगर अग्नि मानदेय बहुत ज्यादा है, तो हमें ना बहुत ज्यादा मात्रा में वंग भस्म नहीं देना है, एक चुटकी के ही मात्रा में देना है। वंग जो रहता है वो तिक्त रहता है, तिक्त रसात्मक, उष्ण रहता है, रुक्ष रहता है। तो वंग भस्म अगर ज्यादा मात्रा में दिया तो वायु का प्रकोप भी कर सकता है। ये ये बात आप लोग को कोई कॉलेज में नहीं बताएगा। मैं जो बता रहा हूँ ये मैं अपने सर, जमदग्नि सर का जो नोट्स है उससे मैं बता रहा हूँ। तो वंग भस्म जो है ना, यह उष्ण रहता है, रुक्ष रहता है, रुक्षता की वजह से ज्यादा नहीं देना चाहिए। उसके बाद में लघु रहता है, सर रहता है, तीक्ष्ण गुणात्मक रहता है, गुरु रहता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि पचने में थोड़ा हैवी रहता है। वंग भस्म को ज्यादा कर दे दिया तो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, इसलिए वंग भस्म को थोड़ा ही देना चाहिए। फिर शुक्र स्खलन में, जिनको शुक्र ज्यादा निकल रहा है, बार बार निकल रहा है और वो रुक नहीं रहा है, मतलब जिसको बोलते हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन बार बार हो रहा है, तो या सेक्स फटीग हो रहा है, थकावट आ रही है मैथुन करने की वजह से, उनको जब शुक्र को अच्छा करना है, बैलेंस करना है, जितना जरूरत है शरीर में उतना चाहिए, उसके लिए अगर हमने वंग भस्म का प्रयोग किया तो बहुत अच्छा फायदा करता है। फिर उसके बाद में मैंने बता दिया बुढ़ापे में इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। बूढ़े लोगों में भी शुक्र आराम से जल्दी निकल जाता है, बिना कुछ किए ही निकल जाता है, क्योंकि जो शुक्र वाहिनी नाड़ियां रहती है वो बहुत वीक हुई रहती है, रक्त संचरण भी बहुत वीक हुआ रहता है, अच्छे से नहीं हो पाता है। तो नसों को ताकत देने का काम और स्पर्मेटोजेनेसिस का कार्य यह करता है, इसलिए बहुत फायदा करता है। उसके बाद में यह किडनीज पे अच्छा काम करता है, यूरेटर पे अच्छा काम करता है। उसके बाद में ऐसा बता रहे हैं कि कृमिजन्य ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है, कृमिज हृदरोग में करता है, क्योंकि कृमिज्ञ गुण है इसका। तो कृमिज हृदरोग है जिसमें परिकर्तनवत वेदना हो रही होती है, मतलब कृमिज हृदरोग, कीड़े अगर चले गए हार्ट में तो काटने जैसा पीड़ा हो रही होती है। अगर कृमि पुरुषज कृमि पेट में पक्वाश में, उसमें भी काटने की तरह वेदना हो रही होती है। तो वंग भस्म कृमिज्ञ दवाई है, तो जंतुओं को नष्ट कर देता है। उसके बाद में कृमिजन्य और भी जो ज्वर है, कृमिजन्य विषम ज्वर वगैरह जो है उसको भी ये ठीक कर देता है। उसके बाद में कृमि अगर हो जाते हैं तो खाना पचता नहीं है, पेट में काटने की तरह प्रॉब्लम होती है, उल्टी और जी मिचलाना बहुत ज्यादा होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, शरीर बहुत क्रुश हो गया होता है, मिट्टी खाने की इच्छा होती है, ये सारे प्रॉब्लम में है ना वो वंग भस्म देने से ठीक हो जाता है। और जो हमें ट्रीटमेंट देना है, जैसे मृत भक्षण जन्य अगर पांडु है, कृमि रोग की वजह से पांडुता आ गई है, तो हमें वहां पे विरेचन कराना है। लेकिन फिर जब शमन चिकित्सा दे रहे हैं तो वहां पे वंग भस्म का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद में शुक्रपात बहुत ज्यादा होता है तो खून की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो खून की कमी होने की वजह से पांडुता आती है, तो ये शुक्र को बढ़ा देता है, सभी धातुओं का बैलेंस कर देता है, तो उसकी वजह से पांडु रोग में बहुत अच्छा काम होता है और अच्छा रक्त धातु की निर्मित करने में भी सहयोग करता है। तो आरबीसी का नया प्रोडक्शन करना वह भी वंग भस्म करता है। इसलिए लौह कल्पों के साथ में या दाढ़ी मादिघृत, कटुकादिघृत, ताप्य दिलो,
ऐसे द्रव्यों के साथ अगर हम ये देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर बहुत सारे स्त्रियों को ना मेंसेस नहीं आ रहे होते हैं, टाइम पे नहीं आ रहे होते हैं, इरेगुलर मेंसेस होते हैं। उसमें भी हम लोग जब पुष्प धनवा रस, ताप्य दिलो, नवायस लो, इनके साथ में जब हम देते हैं, वंग भस्म देते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसके बाद में जब मैथुन का अति योग हो जाए तो भी शुक्र को बढ़ाना होता है, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। 1 मिनट रुकिए, मैं एक मेन चीज बता रहा हूँ, अलग अलग व्याधियों में अनुपान क्या क्या देके इसको देना चाहिए। पहले मैं ये थोड़ा ये बता रहा हूँ कि वंग भस्म जो है ना, यह स्त्रियों को जनेंद्रिय संबंध जितना भी विकृतियां आ गई हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसमें अगर कोई भी वीकनेस आ गई है, अच्छे से हार्मोन्स का सिक्रीशन नहीं हो रहा है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन नहीं हो रहा है, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। फिर उसके बाद में वंग जो है ना, शुक्र धातु और शुक्र स्थान पे बहुत अच्छा काम करता है। और शुक्र धातु का कार्य क्या है, तो गर्भ को बनाना और उसके बाद में बुद्धि को बढ़ाना या फिर नए सेल बनाना, ये सारे मेन काम होते हैं। तो ये सारा काम जो है शुक्र धातु को यह अच्छा करने के लिए वंग भस्म का प्रयोग अगर किया जाए, बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर त्वचा रोग जो रहता है, बहुत क्रॉनिक, जो लेप्रेसी हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, उसमें भी नए सेल बनाने में ये बहुत अच्छा काम करता है। अब मैं बहुत सारे व्याधियों में अनुपान में किस तरह से वंग भस्म का प्रयोग करना चाहिए वो मैं बताता हूँ। आप लोग भी इसको प्रैक्टिस में यूज करिए। वंग भस्म अच्छा क्वालिटी का आप लोग लीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। तो वंग भस्म जो है वो अगर मुंह से बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रहा है तो वंग भस्म 1 रत्ती लेना है, शुद्ध कपूर 2 रत्ती लेना है, सिंधा नमक 2 रत्ती, और इसको सरसों के तेल में मिक्स करके और मंजन करना है। तो जो भी दांतों के अंदर जो गम्स में कोई भी इन्फेक्शन है वह ठीक हो जाएगा, पायरिया ठीक हो जाएगा। तो जंतु जब मर जाएंगे, क्योंकि कृमिघ्न है, इसलिए कपूर और सेंधा नमक और सरसों के तेल में मिक्स करके मंजन की तरह दांत को घसना है, तो यह मुंह की दुर्गंधी को ठीक कर देता है। अगर शरीर की पुष्टि करनी है, इंसान बहुत पतला है, कृश है, उसको स्ट्रांग बनाना है, तो जायफल का चूर्ण वंग भस्म को दूध के साथ मिलाकर, गाय का दूध के साथ या मधु के साथ मिलाकर देने से शरीर की पुष्टि हो जाती है। यह तो मेरे प्रैक्टिस में होता है। जो हमारे, मैंने एक एग्जांपल बताया कि कोलटकर सर जी ने 7 दिन में 7 किलो बढ़ाया था और उनके पास 1,000 पुट दिया हुआ वंग भस्म था, वह तो सच में होता ही है। उसके बाद में प्रमेह रोग में हल्दी के चूर्ण के साथ में अबरक भस्म मिलाकर अगर वंग भस्म दिया जाए तो प्रमेह जन्य जो भी संप्राप्ति है, प्रमेह की वजह से डायबिटिक वुंड हो रहा है, गैंग्रीन हो रहा है, डैमेज हो रहा है, प्रमेह जन्य कुष्ठ हो रहा है, वह सबको ये ठीक कर देता है। इसलिए प्रमेह रोग में बहुत अच्छा काम करता है। या फिर गोक्षुर चूर्ण के साथ गाय का दूध के साथ अगर वंग भस्म दिया जाए तो प्रमेह रोग की वजह से जो धातु क्षीणता आई है, धातु में शिथिलता आ गई है, और जो भी फटीक वीकनेस वगैरह आ गई है, उसमें वंग भस्म देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर पांडु रोग में लौह भस्म या मंडूर भस्म के साथ अगर वंग भस्म को त्रिफला चूर्ण के साथ दिया, क्योंकि लौह भस्म अगर देते हैं तो कॉन्स्टिपेशन होता है, इसलिए अनुलोमन द्रव्य देना जरूरी है। तो त्रिफला चूर्ण के साथ में वंग भस्म, लौह भस्म, मंडूर भस्म, ये सबको दिया तो पांडु रोग बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। फिर उसके बाद में गुल्म रोग हो रहा है तो उसमें टंकन क्षार देना है, शंख भस्म देना है, क्योंकि ये क्षार है तो गुल्म की संप्राप्ति को भंग करता है। और वंग भस्म देंगे तो जो भी इन्फ्लेमेशन है, शोथ है, उसको ये ठीक कर देता है, तो उसको देने से फायदा होता है। फिर उसके बाद में रक्त पित्त की व्याधि है तो उसमें प्रवाल पिष्टी, सितोपलादी चूर्ण, इसको दुर्वा के स्वरस या वासा के स्वरस के साथ, मधु के साथ अगर दिया जाए या तंडुलोदक के साथ दिया जाए तो वंग भस्म जो है रक्त पित्त की संप्राप्ति को भंग करने में बहुत जल्दी काम करता है। उसके बाद में बल की वृद्धि अगर करना है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लाना है, तो लौह भस्म, प्रवाल भस्म अदरक के रस के साथ दिया या मक्खन मिश्री के साथ दिया तो बल की वृद्धि बहुत जल्दी हो जाती है, इंसान को स्ट्रेंथ आ जाता है। जो जनरल डेबिलिटी रहता है, वीकनेस रहता है, उसमें यह देना बहुत जरूरी होता है। फिर अग्निमांद्य है तो त्रिकट्टु के चूर्ण के साथ या पंचकोल चूर्ण के साथ अगर हमने वंग भस्म दिया तो अग्निमांद्यता को यह ठीक कर देता है। अगर ऊर्ध्व श्वास है तो हल्दी के साथ और वंग भस्म और घृत मिला के अबरक भस्म के साथ दिया तो ऊर्ध्व श्वास का पेशेंट है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इसमें अनुपान के रूप में कनकासव भी दे सकते हैं, या फिर तांबुल कंटकारी अवलेहम, कंटकारी घृत, पिपल्यादि घृत, पिपल्यादि लौहम, लेहम, यह सब देने से ऊर्ध्व श्वास में बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर उसके बाद में बॉडी से अगर बहुत ज्यादा स्मेल आ रहा है, शरीर की दुर्गंधी बहुत ज्यादा आ रही है, तो जो चमेली का फूल रहता है उसके साथ में उसका जो अर्क रहता है
चमेली के फूल का अर्क और वंग भस्म अगर हमने खिला दिया मधु के साथ, तो शरीर की दुर्गंधी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसके बाद में दाह अगर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, तो नीम की पत्ती का रस लीजिए, वंग भस्म लीजिए और मिश्री मिला के सुबह शाम पिलाइए, तो जो दाह है, बर्निंग सेंसेशन है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। फिर वीर्य का स्तंभन करना है, जो शुक्र शीघ्र पतन में जल्दी निकल जा रहा है, स्वप्न दोष वगैरह हो रहा है, तो वीर्य का स्तंभन करने के लिए वंग भस्म लेना है, नाग भस्म लेना है, वंशलोचन का चूर्ण लेना है, कस्तूरी लेना है और भांग लेना है। इसको मक्खन मिश्री के साथ मिला के या गोदुग्ध पिला के अगर दे दिया जाए, गोदुग्ध क्यों, तो दुग्धम च मूत्रम च सद्य शुक्रकरम पयः, मतलब शुक्र जो बढ़ाने के लिए दूध सर्वश्रेष्ठ होता है, इसलिए दूध के साथ अगर दिया तो यह वीर्य को बढ़ा भी देगा। और अगर हमने नाग भस्म, वंशलोचन, भांग का रस और कस्तूरी के साथ दिया, तो वीर्य को ये रोक देता है और थिक बना देता है, बहुत अच्छा शुक्र बन जाता है। उसके बाद में चर्म विकार में, अब शुक्र जो बढ़ाना है, तो हमें दो तरह का लोग रहते हैं। एक तो ब्रह्मचारी लोग रहते हैं, जिनकी मतलब जिन्होंने विवाह नहीं किया है या आजीवन वो लोग ब्रह्मचारी हैं, तो उनका शुक्र जितना बढ़ेगा, उनकी मेमोरी अच्छी रहेगी, उनका आयुष्य अच्छा रहेगा, उनको जो दीर्घ साधना करनी है वो अच्छा रहेगा, तो उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। और जो गृहस्थ लोग हैं, गृहस्थ लोग में उनको ये चीज जो है वो तो बेसिक चीज है, मतलब शुक्र बनना ही चाहिए उनके शरीर में, तो क्योंकि उनको जो टाइम पे चाहिए वह तो होना ही चाहिए, तो उनके लिए अगर शीघ्र पतन जैसी बीमारी है, शुक्र का क्षय बहुत हुआ है, शुक्र पतला हो गया है, तो उनमें अगर हमने ये सब दवाइयां दी, तो शुक्र नॉर्मल बनने लगता है, स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छा होने लगता है, शुक्र नियमित रूप से स्त्रवित होने लगता है, जो नियम के हिसाब से चाहिए उस हिसाब से इसका काम होता है। चर्म विकार में हरताल भस्म के साथ अगर हमने दिया, त्रिफला चूर्ण के साथ दिया वंग भस्म को, तो यह जल्दी रिकवर करता है। रस माणिक्य जो रहता है बहुत जल्दी हील करता है, इसलिए उसका प्रयोग करते हैं। फिर एक रोग होता है सोम रोग, जिसमें ना स्त्रियों को मेंसेस के जैसे ही बहुत ज्यादा पानी निकलने लगता है, यूरिन की तरफ योनि भाग से बहुत पानी निकलने लगता है, धातुओं की क्षीणता की वजह से। सोम रोग की संप्राप्ति वगैरह मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसमें ताम्र भस्म के साथ, मधु के साथ वंग भस्म दिया तो सोम रोग में बहुत अच्छा फायदा करता है। फिर धातु क्षीणता जय क्षयजन्य, धातु क्षीणता जय धातु क्षीणता जन्य क्षय रोग जो रहते हैं, जिसमें अनुलोम क्षय और प्रतिलोम क्षय से शरीर कृश हुआ रहता है, मतलब रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, या खाना न खाने की वजह से जो क्षय हुआ रहता है, या फिर अति चिंता की वजह से, अति श्रम करने की वजह से, रात्रि जागरण की वजह से, कोई ना कोई कारण से धातुओं का परिपोषण अच्छे से नहीं हो रहा है, केदार कुल्या न्याय, शीर दधि न्याय, खले कपोत न्याय, इसकी वजह से उपस्नेहन न्याय से यह खाना शरीर को लग नहीं रहा है, शरीर कृश हो रहा है, तो अनुलोम क्षय हुआ, या अति शुक्र का क्षय बहुत किया तो प्रतिलोम क्षय। इस सारे अवस्थाओं में वंग भस्म को प्रवाल पिष्टी और स्वर्ण मालिनी वसंत, वसंत कल्प जो है ना, वो शरीर को वृद्धि करने में, शरीर को ताकत देने में बहुत श्रेष्ठ है, उसके साथ देना है, और ताप्यादि लौह के साथ देना है, तो यह क्षयात्मक संप्राप्ति को पूरी तरह से ठीक कर देता है। उसके बाद में अजीर्ण की अवस्था में खाना पच नहीं रहा, बहुत ज्यादा इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो लवण भास्कर चूर्ण लेना है और वंग भस्म लेना है, और गर्म पानी के साथ लवण भास्कर चूर्ण के साथ दिया, बहुत अच्छा फायदा होता है। बहुत ही सिंपल चीज है, लवण भास्कर चूर्ण जो होता है बहुत अच्छा उत्कृष्ट दीपन पाचन रहता है, और वो उसका नाम ही है लवण भास्कर। जिस तरह से सूर्य रहता है, अपनी गर्मी देता है और फिर पूरे शरीर को ऊर्जा देता है, पूरे संसार को ऊर्जा देते हैं, भास्कर मतलब सूर्य, तो वैसे ही लवण भास्कर, लवण भास्कर मतलब जो नमक से बनाया हुआ पदार्थ है, ऐसा मेडिसिन है जो अग्नि को प्रदीप्त कर देता है और ऊर्जा देता है, उसमें इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है, गर्म जल के साथ देना चाहिए। उसके बाद में अगर ज्वाइंट पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो लहसुन कल्क में वंग भस्म मिलाकर अगर वात विकारों में दिया जाए, लहसुन जो रहता है वो बहुत अच्छा वात शामक द्रव्य है, या रासना सप्तक क्वाथ, दश मूल अरिष्ट, 10 मूल क्वाथ के अनुपान के साथ अगर हमने लहसुन कल्क और वंग भस्म मिला के अगर दिया, तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। उसके बाद में कुष्ठ रोग होता है, उसमें बाकुची का चूर्ण और निर्गुंडी का चूर्ण, और उसके साथ में अगर हमने मधु मिला के वंग भस्म दे दिया, तो ये कुष्ठ रोग को बहुत अच्छी तरह से ठीक कर देता है। फिर वात व्याधि होती है, उसमें अश्वगंधा चूर्ण और अजवाइन का चूर्ण और वंग भस्म अगर दे दिया, अश्वगंधा रहता है वो वायु का शमन करता है, ब्रीहण कार्य करता है, वायु का शमन करने के लिए हमें ऐसी दवाइयां देनी ही पड़ती है जो मधुर रसात्मक हो और उष्ण वीर्यात्मक हो, मतलब वायु के अपोजिट हो, तो अश्वगंधा है वो उष्ण रहता है और यह वात का शमन करता है, इसलिए ना कुछ ये
वात व्याधि में अगर वंग भस्म को अश्वगंधा के साथ और अजवाइन के साथ दिया, अजवाइन क्यों देना है, क्योंकि स्त्रोतोरजन्य संप्राप्ति है उसको वो ठीक कर देता है और वायु का परिगमन अच्छा कर देता है, दीपन पाचन कार्य करता है। तो इसीलिए वात व्याधि और जैसे आमवात जैसी व्याधियां हैं उसमें अजवाइन का चूर्ण के साथ दिया या त्रिकटु चूर्ण के साथ दिया बहुत अच्छा फायदा करता है। उसी तरह से अगर जलोदर है, मतलब पेट में पानी हो गया है, असाइटिस जैसे कंडीशन है, तो उसमें फिटकरी का भस्म लेना है, फिटकरी का भस्म लेना है और बकरी का दूध लेना है और वंग भस्म, इसको साथ में अगर हमने दिया बहुत अच्छा फायदा करता है। उसके बाद में कटी शूल रहता है, कमर दर्द बहुत ज्यादा अगर हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है तो जायफल के चूर्ण के साथ, अश्वगंधा के चूर्ण के साथ अगर वंग भस्म को शहद के साथ दिया तो कमर दर्द का प्रॉब्लम जो होता है वह पूरी तरह से ठीक कर देता है। फिर उसके बाद में स्वप्न दोष अगर हो रहा है, मतलब नाइटफॉल अगर हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में प्रवाल पिष्टी और प्रवाल पिष्टी के साथ में अगर कबाब चीनी करके एक दवाई आती है, उस कबाब चीनी के चूर्ण के साथ में अगर शहद के साथ अगर हमने दिया कंटिन्यू, तो स्वप्न दोष के प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। फिर इसी तरह से और भी बहुत सारी बीमारियों में वंग भस्म का प्रयोग मैंने दिया है। जैसे मैं अपने प्रैक्टिस के हिसाब से अनुभव बताता हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए जिनको ना लीवर डैमेज हो गया था, सेरोसिस ऑफ लीवर हो गया था, तो मैंने यकृत को ठीक करने के लिए यकृत लिहारी लौ, फिर उसके बाद में ग्रहणी कपाट रस, फिर उसके बाद में आरोग्य वर्धिनी वटी, ये सब द्रव्यों के साथ में और महातिक्त घृत, गुगुल तिक्त घृत, जीवनीय घृत, ऐसे बहुत सारी दवाइयों के साथ में वंग भस्म का भी प्रयोग किया। वंग भस्म के साथ देने से क्या हुआ कि जो सेल्स थे जो डैमेज हो रहे थे लीवर के, पैरेनकमल सेल्स, वो सारे बनने लगे और पेशेंट को इतना जल्दी फायदा हुआ, इतना जल्दी रिकवरी हो गया, नए सेल्स बन गए। इसी तरह से लंग्स के जो डैमेज हो जाते ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, तो ट्यूबरकुलोसिस का अगर ज्यादा रहे, बीमारी बढ़ जाए, तो जो दवाइयां दी जाती हैं डॉट्स की वह अगर फेल हो जा रही हैं और इन्फेक्शन बार बार हो रहा है इम्यूनिटी के वीक होने की वजह से, उसमें भी अगर वंग भस्म का प्रयोग किया जाए, अभ्रक भस्म और श्वासज्ञ दवाइयों के साथ में, जो प्राणवायु स्रोतस पे काम करने वाली कर्कट श्रृंगी है, फिर उसके बाद में वासा है, भारंगी है, ऐसी द्रव्यों के साथ में अगर इस कंटकारी है, पिपली है, ये सब द्रव्यों के साथ में अगर यूज किया जाए, या फिर पिपली रसायन जो है, वर्धमान पिपली रसायन जो चरक संहिता में है, या ब्राह्म रसायन बताए, अम्लकी रसायन, त्रिफला रसायन बताए, वो सारे रसायन जो अवले हैं उसमें थोड़ा सा वंग भस्म डाल के दीजिए, पेशेंट का जो पूरा बॉडी का लंग्स का इतना अच्छा फायदा होता है, इतना जल्दी रिजल्ट आता है। और एक और चीज बताया है कि इसमें बताया है, आरोग्य प्रकाश नाम के ग्रंथ में ऐसा बताया है कि वंगम तीक्ष्णोष्ण रुक्षम कफ कृमि वमिन, मतलब वमी रोग, उल्टी की बीमारी है उसको भी ये ठीक करता है। बल्यम वृश्यम, शुक्र बढ़ाता है, बल बढ़ाता है। फिर प्रज्ञा, बुद्धि को भी बहुत ताकत देता है, क्योंकि शुक्र बनेगा तो बुद्धि भी बहुत तेज होगी, शार्प माइंड होगा। तो जिसको भी ना बुद्धि मान्यता है, जिसको आगे बढ़ना है, स्मरण शक्ति अच्छा करना है, जिनको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, उनको अगर वंग भस्म दे दिया जाए बहुत अच्छा फायदा करेगा। फिर रुचिकरम, रुचि बढ़ाता है। फिर धातु स्थौल्यकरम, धातु की शिथिलता को दूर करके धातुओं में शिथिलता, मतलब धातुओं को मजबूत करता है, इसलिए इसका प्रयोग करना चाहिए। फिर उसके बाद में सौंदर्य विवर्धनम, सुंदरता अगर लानी है, तो अगर अब क्या है, हमारा जो चेहरा है, पूरा चेहरा शुक्र का अभिव्यक्ति का स्थान है, मतलब शुक्र जितना अच्छा रहेगा उतना चेहरा ग्लो करेगा। तो शुक्र धातु अगर क्षीण रहेगा तो चेहरा भी मलिन हो जाता है, बहुत सारे चेहरे पे पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं। तो इसीलिए ना शुक्र और सौंदर्यता अगर बढ़ानी है, कांति बढ़ाना है, ओज बढ़ाना है, इसके लिए ना वंग भस्म का प्रयोग करना चाहिए, शुक्र अच्छा करता है। फिर निरोगता कारकम, निरोगी बनाता है, शरीर को स्वस्थ करता है। जो स्वस्थ की परिभाषा है, समदोष समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधीयते, आत्मा को भी प्रसन्न करता है, मन को भी प्रसन्न करता है, इंद्रियों को भी प्रसन्न करता है, इंद्रियों जो सेंसरी नर्व्स रहती है उसको ताकत देता है, क्योंकि शुक्र धातु अच्छा है तो मन भी अच्छा रहेगा। उसके बाद में समदोष, दोष भी बैलेंस रहेंगे, धातु भी अच्छे रहेंगे, सप्त धातु, और मल की क्रियाएं भी अच्छी होंगी। इसलिए ना वंग भस्म देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। और भी है, मैं आगे के लेक्चर्स में वंग भस्म के और भी प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है वो मैं बताऊंगा। अभी मैं लेक्चर बोलते बोलते मैं थक गया हूँ, अभी आप लोगों को नमस्ते बोल देता हूँ, फिर मैं लेक्चर बंद करूंगा। बहुत कंटिन्यू बोलने से ना मैं थक गया हूँ बहुत ज्यादा। प्रियंका जी नमस्ते, प्रणाम। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी प्रणाम आपको। डॉक्टर कमलेश जी प्रणाम आपको। डॉक्टर रजनीश शर्मा जी प्रणाम आपको। आप लोग 9:15 बजे मिलिएगा, आप लोग इंटरेक्टिव सेशन में। राहुल जी प्रणाम आपको।
डॉक्टर लवकुश निगम जी नमस्ते, प्रणाम सर। कुसुम पांडे जी प्रणाम आपको। डॉक्टर श्वेता जी प्रणाम आपको। आदरणीय डॉक्टर रंजीत गुप्ता जी प्रणाम आपको। डॉक्टर अमन सिंह पटेल जी नमस्ते आपको। डॉक्टर मनीषा जी प्रणाम आपको। डॉक्टर विमल जी प्रणाम आपको। डॉक्टर नीरज कश्यप जी प्रणाम आपको। रजनी जी पूछ रहे हैं कि सर, जो अपतर्पण करता है वह संतर्पण करता है। मुझे आपका प्रश्न समझ नहीं आया। जो अपतर्पण करता है, क्वेश्चन समझ नहीं आया सर। डॉक्टर जॉली जी नमस्ते आपको। डॉक्टर त्रिंजना जी, आप बोल रहे हैं कि केस टेकिंग का लेक्चर लेना है। जी मैं जरूर लूंगा। मुझे जो डायरेक्टर साहब वैद्य नवीन जोशी सर जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। केस टेकिंग पर भी लेक्चर लूंगा। प्रकृति परीक्षण पर भी मुझे लेना है। और मुझे सिंप्लीफाई करके बड़े बड़े जो क्रॉनिक चैलेंजिंग डिजीजेज रहते हैं, उस पर भी मुझे लेक्चर लेना है। आपने अच्छा याद दिलाया त्रिंजना जी, मैं जरूर लूंगा। आरोग्यम आयुर्वेदा जी प्रणाम आपको। शशिकांत साहू जी पूछ रहे हैं कि कफज अर्श में कंडू के लिए कौन सी औषधि देना है। तो कफज अर्श है और कंडू बहुत ज्यादा हो रहा है ना, तो कंडूकनगन में सरसों का तेल आता है, या कंडूकनगन में नीम आता है, सरसों आता है। आप सिंपल क्या काम करिए कि या तो सरसों का तेल लगा दीजिए जहाँ पे कंडू हो रहा है, या फिर आप नीम का जो काढ़ा रहता है उसमें पेशेंट को बैठने के लिए बोलिए, जिसको हम अवगाहन सिट्स बात बोलते हैं। वह अगर बैठेगा ना तो कंडू दूर हो जाएगा। या फिर नीम का चटनी बनाइए, कल्क जैसा बनाइए और वहां पे लगा दीजिए तो कंडू ठीक हो जाएगा। अगर कफज अर्श में कृमि है तो कृमिघ्न जैसे करंज तेल हो गया या फिर नीम तेल हो गया, वह तेल वहां पे मिक्स, मतलब ऐसे कॉटन में मिक्स करके और वहां लगा दीजिए तो कंडू एकदम ठीक हो जाता है। और भी बहुत सारी दवाइयां हैं। कफज अर्श की दवाइयों में ही कंडू का भी चिकित्सा बताए। मैं आप लोगों को जब अर्श की चिकित्सा पढ़ाऊंगा चरक संहिता में तो मैं बताऊंगा आपको। प्रियंका जी पूछ रहे हैं कि हेयर लॉस पे काम करेगा। नॉन केस ऑफ मधुमेह हेयर लॉस पे काम करता है। हेयर लॉस पे प्रियंका जी आप क्या करिए, नरसिंह रसायन और प्रवाल पंचामृत, काशिश भस्म, उसके गुलकंद के साथ मिक्स करके वंग भस्म दे दीजिए। हेयर लॉस जो है ना उस पर बहुत अच्छा काम करेगा। मधुमेह में भी, मधुमेह की संप्राप्ति को भी ठीक करता है। मधुमेह में मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट को वंग भस्म दिया है जिनको सेक्सुअली बहुत ज्यादा वीकनेस आ गया था। उनको सेक्सुअली भी वीकनेस आ गया था, फिजिकली भी वीकनेस, मेंटली भी वीकनेस। वह हर समय थके ही रहते थे। सुबह उठने के बाद भी उनको थकावट आ रही थी, हर समय लेटे रहने का मन करता था, वीकनेस बहुत ज्यादा आया था। तो उसमें मैंने वंग भस्म दिया, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई। तो आप मधुमेह के पेशेंट को तो वंग भस्म देना ही चाहिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। उसके बाद में हेयर लॉस पे मैंने बता दिया नरसिंह रसायन, प्रवाल पंचामृत। प्रवाल पंचामृत इसलिए क्योंकि इसमें कैल्शियम रहता है, नेचुरल कैल्शियम रहता है, अस्थि धातु को पोषण करता है। अस्थि धातु को अगर पोषण मिलेगा तो उसका जो मल है, अस्थि का मल क्या है, केश और नख है, तो अपने आप उसका फायदा होता है, तो केश अच्छे हो जाते हैं। इसलिए आप काशिश भस्म का भी वही काम होता है। फिर रजनीश शर्मा जी बोल रहे हैं कि मेद की वृद्धि में किस अनुपात से काम करता है। मेद की अगर वृद्धि हुई है ना, तो मेद की वृद्धि क्यों होती है, क्योंकि मेदो धातु की अग्नि जो है वो बहुत ज्यादा प्रदीप्त हुई है और दूसरे धातु जो है वो वीक हुए हैं। तो हमें मेद की वृद्धि पे मेद की धात्वग्नि को मंद करना है, इसलिए मेदोअर्क गुल है, चंद्र प्रभावटी है, यह सब देना है। और दूसरा बात क्या करना है कि दूसरे धातुओं का बल बढ़ाना है, दूसरे धातुओं की अग्नि बढ़ानी है, शुक्र धातु अच्छा करना है। तो वहां हमें लेखनीय गण के काढ़ा के साथ देंगे, या मेदोहर गुगुल, नव गुगुल, विड़ंगादि लौह, त्रेउष्णादि लौह, चंद्र प्रभावटी, आरोग्यवर्धिनी वटी, इन सब के अनुपान के साथ दिया तो बहुत अच्छा फायदा करता है। या ये है जो लेखनीय गण के द्रव्य है ना, उसका लेखन करने वाले जितने भी द्रव्य हैं वह सब अगर दिया ना, तो मेद धातु कम होते जाएगा और दूसरे धातुओं का बल बढ़ते जाएगा। दूसरे धातु बल बढ़ेगा तो मेद फिर बैलेंस हो जाएगा। इसलिए ऐसे युक्ति पूर्वक अगर कोई भी मेडिसिन देना है, युक्ति लगा के दिया ना, बहुत अच्छा फायदा करता है। डॉक्टर श्वेता जी पूछ रही हैं कि मात्रा और औषध सेवन काल पे भी लेक्चर लेना है। जी मैं जरूर लूंगा, आप मुझे याद दिलाई, आपका धन्यवाद। डॉक्टर प्रकाश सिंह जी प्रणाम आपको, नमस्ते। डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा जी प्रणाम आपको। डॉक्टर अदिति जी प्रणाम आपको। डॉक्टर अदिति जी आप मुंबई जब भी आएंगी तो मेरे घर आइएगा, मेरे क्लिनिक आइएगा, मैं आपको दिखाऊंगा सब चीज़। डॉक्टर शैलेश गुप्ता जी प्रणाम आपको। डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी प्रणाम आपको। डॉक्टर कुसुम पांडे जी बोल रही हैं कि लगातार कितने दिन तक दे सकते हैं। तो जितना आपको चाहिए, जैसे 3 महीना दे सकते हैं इसको कंटिन्यू, और वो भी ज्यादा नहीं देना है। ज्यादा देने से क्या होगा कि रुक्षता बढ़ेगी,
क्योंकि रुक्ष गुण है तो वायु का प्रकोप होगा, और गुरु है तो अग्नि मान्य करेगा। कम डोज में एक रत्ती, हमारे सर लोग जो है वो 1/4 रत्ती तक ही देते हैं इसको। जितना कम मात्रा में देंगे उतना ज्यादा इफेक्ट करेगा, ज्यादा मात्रा में देंगे तो दोष विकृत होने लगते हैं। ये मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी बहुत होता है। मनीषा जी पूछ रही है कि कैन बी गिवन इन चिल्ड्रन। हाँ, चिल्ड्रन को दे सकते हैं ना, जब ग्रोथ रिटार्डेशन है, डिलेड माइलस्टोन है, और स्त्रियों को अगर डिलेड मिनार्के है, मतलब मेंसेस रेगुलर नहीं आ रहे हैं, छोटी बच्चियों को मतलब 15-16 साल हो गया, मेंसेस नहीं आ रहे हैं, तो वहां पर क्षयात्मक संप्राप्ति है, तो वहां पर आपने फल घृत के साथ अगर दिया तो छोटे बच्चों को भी काम करेगा, ग्रोथ भी अच्छा करता है। मेन बात है कि शुक्र धातु नया सेल बना रहा है, जहां पर भी वहां जरूरत है कि हमें वृद्धि करनी है, नए सेल बनाने हैं, वहां पर युक्ति पूर्वक इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो कुमार कल्याण रस के साथ, अरविंदासव के साथ, या अमृत प्राशावले, अगस्ती रसायन के साथ, अगस्ती रसायन ये सब छोटे बच्चों के लिए ही दवाई है, उनके साथ अगर दिया जाए तो फायदा होगा। लेकिन कोई बीमारी नहीं है तब भी ऐसे ही नहीं देना है, नहीं तो क्या होगा कि आपने बॉयज को देना शुरू कर दिया, उनका शुक्र अभी निकल नहीं रहा है, और आपने जबरदस्ती दे दिया कोई बीमारी के बिना, तो उनका शुक्र निकलने लगेगा, बहुत ज्यादा उत्तेजना बढ़ जाएगी। इसलिए इसको युक्ति पूर्वक ही अच्छे टाइम पे ही देना चाहिए, जहां जरूरत है वहीं दवाई देनी है। ये ना कोई ऐसे खाने पीने का चॉकलेट नहीं है कि आप कभी भी किसी को कुछ भी दे रही हैं, ऐसे नहीं देना है, जब जरूरत है तभी देना है। रमेश जी पूछ रहे हैं कि हिस्ट्री यूटीआई की है और थकान हो रही है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है ना, तो आप सबसे अच्छा रमेश जी क्या करिए, चंद्र प्रभावती दीजिए, फिर गोक्षरादि गुगुल दीजिए, फिर एकेटी दीजिए जहां भी इन्फेक्शन है ना। तो अमृता गुगुल, कैशोर गुगुल, त्रिफला गुगुल अच्छा काम करता है, सूक्ष्म त्रिफला अच्छा करता है। या फिर ना बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, मूत्र कृच्छता बहुत हो रही है, पित्त बढ़ा हुआ है, तो वहां पर आप सबसे सिंपल है कि तंडुलोदक दे दीजिए, चंद्र प्रभावती दीजिए, और जो तिक्त रसात्मक द्रव्य है जैसे नीम दे दिया, नीम का चूर्ण, कुटकी दे दिया, पटोल दे दिया, किरात तिक्त दे दिया, जो भी तिक्त रसात्मक द्रव्य है उसको खिला दिया, और तंडुलोदक दे दिया, जो चावल को भिगो के जो कच्चा पानी रहता है वह पानी पिला दिया, या गन्ने का रस दे दिया, उससे ना यूटीआई का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। जब यूटीआई ठीक होगा तो थकान भी है वह भी ठीक हो जाता है। यहाँ पर हमें एक तो इन्फेक्शन को ठीक करना है, दूसरा हमें यह करना है कि वाटर का बैलेंस, इम्बैलेंस जो हो गया है, जो मूत्र कृच्छता हो गई उसको ठीक करना है, तो वो सब देंगे ना तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। बलविंदर सिंह जी प्रणाम आपको। अंकिता शर्मा जी पूछ रही हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मधुमेह में वंग भस्म अच्छा है या त्रिवंग भस्म ज्यादा अच्छा है। मधुमेह में युक्तिपूर्वक वंग भस्म भी अच्छा है और त्रिवंग भस्म भी अच्छा है, लेकिन आप कौन से अनुपान के साथ दे रही हैं अंकिता जी, उस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या दवाई देना है। मधुमेह में स्वर्ण भस्म भी अच्छा है, मधुमेह में रौप्य भस्म भी अच्छा है। आपका प्रयोजन क्या है, किस लिए देना है, क्या मतलब क्या सिम्टम है, क्या लक्षण है, उस हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। तो वंग भस्म भी अच्छा है, त्रिवंग भस्म भी अच्छा है, लेकिन वहां पे आपका प्रयोजन क्या है, किस लिए दे रही है, उसलिए त्रिवंग भस्म का उपयोग और वंग भस्म का उपयोग इसको एनालिसिस करके दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। उषा जी पूछ रही है, नमस्ते आपको। अब मनीषा जी बोल रही है पीआईडी, पीआईडी में भी बहुत अच्छा काम करता है। पीआईडी में मैंने तो यूज किया है, तो मेरे पेशेंट को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज रहता है, तो उसमें क्या रहता है, इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा सूजन रहती है, तो उसमें ये जो रहता है सूक्ष्म त्रिफला, गंधक रसायन, आरोग्य वर्धनी, इसके साथ जब हम देते हैं ना तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में बहुत अच्छा फायदा करता है। ये गर्भाशय को बल देता है, गर्भाशय को बल मिलता है, मेंसेस रेगुलर आने लगते हैं, जो शोथ होता है, क्योंकि ये पुए को मतलब इन्फ्लेमेशन वगैरह को ठीक करता है, पस फॉर्मेशन को ठीक करता है, छोटे छोटे जो जंतु रहते हैं, कृमि रहते हैं, उसको नष्ट करता है। जब ये इसका काम कैसे एंटीबायोटिक की तरह भी है, तो ये जब करता है बल देता है, धातुओं को बल देता है, स्त्री शुक्र को बढ़ाता है, गर्भाशय को बल देता है, तो उसका काम बहुत ही अच्छा होता है पीआईडी में। आप दीजिए, बहुत अच्छा फायदा करेगा। डॉक्टर शिखा वर्मा जी प्रणाम आपको, आपका थैंक यू, आप मेरे सारे वीडियोस को आप वायरल करती हैं, सभी लोगों तक पहुंचाती हैं, तो आपका कार्य बहुत सराहनीय है। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए और दूसरे लोगों को भी हेल्प करते रहिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। रजनीश शर्मा जी पूछ रहे हैं कि अगर किसी पेशेंट को श्वेत प्रदर और पीसीओडी हो तो किस प्रकार उसका उपयोग कर सकते हैं, वंग भस्म
को और कौन से अनुपात से दे सकते हैं? तो श्वेत प्रदर में क्या होता है कि वहां पे या तो उपप्लुत योनि व्यापत होगा, या फिर कफज ग्रहणी हो सकता है, या फिर मतलब योनि व्यापत का कंडीशन देखना है, या कफज रजोदुष्टि देखना है हमें श्वेत प्रदर में। और पीसीओडी है तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिस्ट, या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम रहता है। तो वहां पे अगर श्वेत प्रदर और पीसीओडी है तो वंग भस्म को चंद्र वटी के साथ देना चाहिए, या फिर लोद्रासव के साथ देना चाहिए, या फिर हमें प्रद्रांतक लौ के साथ देना है, पुष्यानुक चूर्ण के साथ देना है, और तंडुलोदक के साथ देना है। तो ये सबसे फायदा होता है। फिर लेखन करने वाले जो पीसीओडी के द्रव्य हैं, जैसे ये हो गया, पीसीओडी के लिए हम कांचनार गुगुल देते हैं, क्रव्याद रसवटी देते हैं, तो यह सब के साथ अगर दिया ना, लेखनीय गण का काढ़ा देते हैं, उसके साथ में वंग भस्म बना के दिया, मिक्स करके दिया, तो ये ना ओवरीज को ताकत दे देता है। ओवरीज को ना नए जब शुक्र मिलते हैं, मतलब शुक्र धातु मिलता है, तो वो फॉलिकल्स का जो प्रोडक्शन है वो अच्छे से कर देता है, फिर ओवा का रप्चर अच्छे से होने लगता है। तो यह जनेंद्रिय जितने भी संबंधी, स्त्री जनेंद्रिय संबंधी, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी विकार हैं, उसको ये बल देने का कार्य करता है। तो उसमें देने पे फायदा ही होता है। श्वेत प्रदर अगर इन्फ्लेमेशन की वजह से हो रहा है, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये जंतु को नष्ट करता है, पुयोत्पत्ति को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, इन्फेक्शन को कम करता है। तो वंग भस्म हम लोग देते ही हैं, आप भी दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। प्रमोद कुमार जी प्रणाम आपको। आप लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, वह क्वेश्चन में ही आंसर बता रहे हैं आप लोग। श्वेत प्रदर में देना है तो देना ही है इसको। मूत्र कृच्छ में दे सकते हैं जी। इसको ना मूत्रल जो भी दवाई है, जैसे तृण पंचमूल हो गया, अजय कुमार जी, तृण पंचमूल के साथ दे सकते हैं, गोक्षुर के काढ़ा के साथ, पुनर्नवा सव के साथ, पुनर्नवा रिष्ट के साथ, पुनर्नवादि क्वाथ के साथ, और घृतपान औपीडक्स ने खाने के पहले 25 ग्राम, खाने के बाद 25 ग्राम, उसके साथ में वंग भस्म देते हैं। तो मैंने बताया ना कि यह किडनीज को ताकत देता है, यूरेटर को ताकत देता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर को ताकत देता है, यूरेथ्रा को ताकत देता है, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में जहां मूत्र उत्पन्न हो रहा है वहां पर ताकत दे रहा है, सारकिट विभाजन को अच्छा कर रहा है, नेफ्रॉन्स को अच्छा कर रहा है, बॉमेंस कैप्सूल को अच्छा कर रहा है, सबको दे रहा है। तो मूत्र कृच्छता की बीमारी रहेगी नहीं अगर वंग भस्म को, लेकिन कम मात्रा में देना है, आधा गुंजा या हाफ रत्ती तक ही देना है, ज्यादा नहीं देना है, थोड़ा मात्रा में ही देने से बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। अंकिता जी पूछ रही हैं, मेनोपॉज होने पर बहुत फीमेल्स कंप्लेंट करती हैं मूड स्विंग में, उनको यूरिन की फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हुआ है, तो क्या इसमें वंग भस्म हेल्प करेगा? जी, वंग भस्म मैंने बताया कि ये मन पे काम करता है। जब शुक्र धातु अच्छा होगा, मेनोपॉज में क्या होता है कि वार्धक्यता बढ़ जाती है, मतलब मेंसेस बंद हो गए, वायु का प्रकोप बढ़ जाता है, उसके वजह से जितने भी सिम्टम हो रहे, मूड स्विंग होना, ये क्या है? वायु का सत्व का परिप्लवन होना, नाव जैसे डूब रही है, इस तरह से होता है। मूड स्विंग होना, मन अस्थिर रहता है, पेशेंट को बहुत ज्यादा रोना आता है, पेशेंट को बहुत ज्यादा एंग्जाइटी घबराहट होती है, पेशेंट को क्रोध आता है, पेशेंट को बेचैनी होती है, पेशेंट को इरिटेशन होता है, ये सारे मूड स्विंग जो हो रहे हैं, तो ये वंग भस्म माइंड पे काम करता है, शुक्र धातु को अच्छा करता है, हॉर्मोन्स जो इम्बैलेंस हो रहे हैं उनको ये बैलेंस करता है उस अवस्था के हिसाब से, तो यह ठीक कर देता है। यूरिन पे तो काम करेगा ही, मैंने बताया कि किडनीज को अच्छा करता है, यूरेटर को अच्छा करता है, जो यूरिन का प्रोडक्शन है, यूरिन का फिल्ट्रेशन है, वह सब अच्छा करता है। तो जो फ्रीक्वेंट बहुमूत्रता की कंडीशन है उसको बैलेंस कर देता है। तो इसीलिए मेनोपॉज के बाद आप ना रसायन द्रव्यों के साथ वंग भस्म सेफली दे सकते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। जब पेशेंट को एकदम अच्छा लग जाए, भले उसको 1 साल 1.5 साल देना पड़े वंग भस्म, जब उसको अच्छा लग जाए बिना मेडिसिन के, जब उस रहने लायक हो जाए, तब मेडिसिन बंद कर देना है, तो वो बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर लोकेश शर्मा जी प्रणाम आपको। आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, अंकिता जी ने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा, वह क्वेश्चन में ही आंसर है उनका, कि मेनोपॉज में भी दे सकते हैं, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन में भी दे सकते हैं, मूड स्विंग में भी दे सकते हैं। आपका, आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग को शायद पता है ये इसका आंसर, कि वंग भस्म देना ही चाहिए। डॉक्टर अनिल पांडे जी प्रणाम आपको। प्रसाद गोखले जी पूछ रहे हैं कि विच फार्मेसी डू यू रेकमेंड फॉर परचेज ऑफ वंग भस्म? तो मैं इंडिया की सारी फार्मेसी को रेकमेंड करता हूँ। मैं किसी की बुराई और किसी को अच्छा बुरा करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। आपको जो सही लगता है वो करिए। आप खुद अगर प्रसाद जी बना सकते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे से ये चीज़ मत करवाइए कि मैं किसी को प्रशंसा करूँ, किसी की बुराई करूँ, ये मेरा काम नहीं है। डॉक्टर स्वाति जी प्रणाम आपको। डॉक्टर राहुल कपूर जी प्रणाम आपको। डॉक्टर अनूप कुमार जी प्रणाम आपको।
डॉक्टर हेमंत जी पूछ रहे हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए वंग भस्म के साथ कौन सी औषधि देनी चाहिए। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए वंग भस्म के साथ में हम लोग वृक्ष योग देते हैं, जैसे अश्वगंधा हो गया, विदारी, फिर शुंठी हो गया, फिर गोक्षुर हो गया, फिर शतावरी हो गया, मुसली हो गया, कपी कच्छू बीज हो गया। यह सब जो दवाइयां हैं, वृक्ष दवाइयां हैं, उसके साथ में अगर देंगे, या अंडा खाने को दीजिए, जो अंडा रहता है वो भी वृक्ष रहता है, या फिर नॉनवेज खाने को दीजिए, मांसरस दीजिए, दूध दीजिए, इसके साथ में या स्वर्ण मकर ध्वज दीजिए, या रसेंद्र काम चूड़ामणि रस, कामनी विद्रावण रस, ऐसी जो शुक्र को बनाने वाली दवाइयां हैं उसके साथ में अगर देंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। ये वंग भस्म ही अकेला इतना स्ट्रांग है कि हमें और दवाइयां देने की जरूरत ही नहीं है। स्पर्मेटोजेनेसिस तो इससे ही अकेले हो जाता है। शरद चंद्र शर्मा सरदार जी पूछ रहे हैं, नमस्ते प्रणाम आपको। मनीषा जी बोल रही हैं, थैंक यू, आपको भी थैंक यू। उषा जी बोल रही है सेरेब्रल एट्रोफी। हाँ, ये मुझे बोलना रह गया। सेरेब्रल एट्रोफी रहा, या फिर एट्रोफी ऑफ टेस्टिकल्स हो गए, या एट्रोफी कोई भी भाग में जहां पर भी शयात्मक संबंध, एट्रोफी ऑफ यूट्रस हो गया, एट्रोफी ऑफ किडनीज हो गया, एट्रोफी ऑफ लिवर हो गया, एट्रोफी ऑफ हार्ट हो गया, जहां भी एट्रोफी हो रहा है, क्षय हो रहा है, सूख रहा है वहां पे, तो वहां पर जो जो अवयव पे मेडिसिन जा रही है, जैसे सेरेब्रल एट्रोफी है तो वहां पर महाकल्याणक घृत, ब्राह्मी घृत, महापंचगव्य घृत, महापैशाचिक घृत, ये सब मार्केट में मिलता है। ब्राह्म रसायन, ऐंद्र रसायन, त्रिफला रसायन, ये सारे मेध्य रसायन, ये जितने रसायन हैं उसके साथ में वंग भस्म देंगे ना, अब्रक भस्म इसके साथ देंगे ना, तो एट्रोफिक चेंजेस जो होते हैं वो पूरी तरह से ठीक होके रीजनरेशन होता है, नए सेल्स बनते हैं। ऐसे नर्व्स में अगर हो रहा है तो उसमें भी रौप्य भस्म, स्वर्ण माक्षिक भस्म, स्वर्ण भस्म, स्वर्ण मकर ध्वज, फिर ये रस सिंदूर, ऐसे दवाइयों से देने से जो नर्व्स में डैमेज हो रहा है वो ठीक होता है। किडनीज में हो रहा है तो किडनीज पे काम करने वाली दवाई, लीवर में हो रहा है तो लीवर पे काम करने वाली दवाई, ऐसे अनुपान के साथ अगर वंग भस्म दिया ना, एट्रोफिक चेंजेस में बहुत अच्छा फायदा होता है। मैंने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जब हो रहा है, डिस्ट्रॉफी मतलब विकृत तरह से सेल्स बन रहे हैं, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में भी वंग भस्म का बहुत अच्छा रोल रहता है। मैं ये सारी एट्रोफिक चेंजेस, पैथोलॉजिकल कंडीशन, इरिवर्सिबल सेल जो रहते हैं, इरिवर्सिबल सेल डेथ होता है, उस पर एक लेक्चर लेने वाला हूँ। एलोपैथी बोलता है कि अगर एक बार सेल डेथ हो गए, सेल इंजुरी हो गई, तो वो ठीक नहीं हो सकता है, इरिवर्सिबल होता है। लेकिन आयुर्वेद बोलता है कि हम उसको ठीक कर सकते हैं, इरिवर्सिबल को रिवर्सिबल करके ठीक कर सकते हैं। इसलिए रसायन चिकित्सा बताइए। जब च्यवन ऋषि बूढ़े होने के बावजूद नए बन गए, तो फिर हम लोग नए जो ऑर्गन्स है वो डैमेज हो रहे हैं, उसको नया क्यों नहीं बना सकते हैं? जरूर बना सकते हैं। वंग भस्म का प्रयोग अच्छा होता है। सपना सिंह जी प्रणाम आपको, नमस्ते आपको। डॉक्टर प्रियंका जी प्रणाम आपको। मूलचंद मौर्य जी प्रणाम आपको। डॉक्टर हरीश चंद्र जी नमस्ते प्रणाम आपको। रजनी शर्मा जी पूछ रहे हैं कि वंग भस्म अपतर्पण करता है या संतर्पण? तो इसका उत्तर है कि वंग भस्म संतर्पण ही करता है। अपतर्पण करना है, जैसे आपने मेदो विकार में बोला, तो लेखनीय गण के साथ देंगे तब ये अपतर्पण में सहायता करेगा, लेकिन साथ में ये शुक्र धातु को बढ़ाएगा। इसका काम है संतर्पण करना, ना कि अपतर्पण करना। ये और वो भी कम मात्रा में। अगर अपतर्पण करना है तो ज्यादा डोज दे दीजिए, तो ये अग्नि को मंद कर देगा, तो अपतर्पण कर देगा। यह युक्ति से कर सकते हैं हम लोग संतर्पण अपतर्पण। प्रियंका जी प्रणाम आपको। सर गाते समय गला काम नहीं करता है, क्या करें? अगर तो फिर स्वर भेद कषाय करके बताया है, वह मैं उसका फॉर्मूला आपको बता दूंगा। ये ज्येष्ठ मध रहता है, ज्येष्ठ मध और वंग भस्म को मिक्स करके चूसते रहिए, तो बहुत अच्छा फायदा करता है। और कंठ सुधारक वटी आता है, मनोज तिवारी जी, कंठ सुधारक वटी से, या कर्पूर आदि वटी होता है, एलादी वटी होता है, ये जो गले पे काम करने वाली दवाई है, वह सब देने से बहुत ज्यादा फायदा करता है। डॉक्टर वैशाली जी प्रणाम आपको। मैं अभी यहाँ शॉर्टकट शॉर्टकट में आंसर बता रहा हूँ। असल में गले के लिए बहुत और भी बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन अभी टाइम की कमी है, 1 घंटा 12 मिनट हो गया, इसलिए। डॉक्टर विजय जी प्रणाम आपको। वैद्य अखिलेश गुप्ता जी प्रणाम आपको। गाते समय गला बैठ जाता है, कफ ज्यादा बनता है, तो क्या करें? तो उसमें ना कंठ्यगण बताया है चरक संहिता में, कंठ्यगण का काढ़ा अगर पियेंगे तो गला बहुत अच्छा हो जाता है। और स्वरभेद कषाय दें, और गर्म पानी में फिटकरी या हल्दी डाल के, नमक डाल के और गार्गलिंग करें, तो गला जो बैठा है ना वो ठीक हो जाता है। या कंठ सुधारक वटी लें, एलादी वटी लें, कर्पूरादि वटी दे, यह सबसे गला अच्छा रहता है।
या गुड़ खाएं, गुड़ खाने से भी बहुत ज्यादा गला अच्छा रहता है, हर बार ज्यादा बोलने की वजह से अगर गला बैठ रहे तो। कुसुम पांडे जी प्रणाम आपको। गोमतेश जी प्रणाम आपको। सपना जी प्रणाम आपको। कुसुम पांडे जी बोल रहे हैं कि एवियन में काम करेगा। अवेस्कुलर नेक्रोसिस जब हुआ है तो वहां तो सेल डेथ ही हो रहा है ना, वहां पे नया सेल बनाना है। तो हम लोग ना वहां पे जो अब ये एवियन जो रहता है, अवेस्कुलर नेक्रोसिस रहता है फीमर का, तो वहां पे ना क्या होता है कि हमें अ, अस्थिगत शुक्र की अस्थिगत अस्थिगत कुष्ठ की चिकित्सा करनी है। तो वहां पर इसका काम जरूर होगा। युक्ति पूर्वक इसका प्रयोग करना चाहिए। अनुपान बदल के अगर हमने किया ना, 100% फायदा होता है। मैं आपको बताऊंगा अवेस्कुलर नेक्रोसिस पे मैं इसका यूज किस तरह से करना चाहिए वो मैं बताऊंगा। टाइम की कमी है, मेरे पेशेंट बैठे हैं, मुझे उधर भी जाना है। मैं ऐसे घबरा के नहीं भाग रहा हूँ, मैं हर बीमारी पे और भी डिस्क्राइब कर सकता हूँ, लेकिन एक समय का लिमिट होता है। 1 घंटा 14 मिनट हो गया है, मुझे अभी जाना है, क्योंकि मुझे 9:15 बजे इंटरेक्टिव सेशन में फिर से आना है आप लोगों के साथ। तो आप लोग 9:15 बजे मिलिए, फिर हम लोग और आगे चर्चा करेंगे। तो मैं प्रणाम आप लोगों को, धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए और हम लोग साथ में मिलके बहुत आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर प्रियाल जी पूछ रही हैं कि कैंसर में भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग होता है। जहां पर भी हमें सेल्स नए बनाने हैं, मैलिग्नेंट सेल्स को नष्ट करना है, नए सेल नया बनाना है, तब वंग भस्म का प्रयोग किया जा रहा है। आयुर्वेदिक डॉक्टर लोगों से बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। मैं उसके बारे में डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ, आप थोड़ा इंतजार करिए, सब बताने वाला हूँ। कुसुम पांडे जी प्रणाम, नमस्ते।